अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो लाइक और शेयर जरूर करें और अपनी राय हमें कमेंट्स में बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको मिलती रहे हमारी हर नई कहानी की लेटेस्ट अपडेट। और हाँ, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना न भूलें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आरएसवर्स, जहां हर कहानी है एक नई दुनिया। एपिसोड 66। शायद मोनिका की वजह से डेविड ने शिवम के साथ काफी नम्रता से पेश आया। डेविड के घर जाने के रास्ते में डेविड ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर शिवम, मेरी पत्नी की बीमारी काफी गंभीर है, लेकिन अच्छी बात यह है कि एक इंटरनेशनल इलाज का प्लान तैयार है। इसे उनकी किस्मत कह सकते हैं। डेविड का लहजा बहुत सावधान था, लेकिन शिवम समझ गया कि डेविड ये इशारा कर रहा था कि उसे उनकी पत्नी का इलाज करने की जरूरत नहीं है। मिस्टर डेविड, अगर आपकी पत्नी के लिए बेहतर इलाज का प्लान है तो ये सबसे अच्छा है। हमारा मकसद बस उनकी सेहत है, शिवम ने मुस्कुराते हुए कहा। शिवम के शब्दों को सुनकर डेविड बहुत खुश हुआ। उसने जल्दी से हाथ जोड़कर कहा, मिस्टर शिवम, चिंता न करें। मैं आपको यूं ही नहीं बुलाया। मैंने आपके लिए एक तोहफा तैयार किया है, आपको इसे जरूर स्वीकार करना होगा। इसकी कोई जरूरत नहीं, शिवम ने हाथ हिलाकर कहा। मिस्टर शिवम, बस इसे ले लीजिए। हमारा परिवार किसी का एहसान नहीं रखता, सैमुअल ने कहा। ये सच था, डेविड कभी किसी का एहसान नहीं रखता था। शिवम ने और कुछ नहीं कहा और सहमति में सिर हिलाया। कार डेविड के घर की ओर बढ़ी और जल्द ही एक हाई एंड रेसिडेंशियल एरिया में रुकी। फिर शिवम डेविड के साथ ऊपर गया। कमरे में कुछ अन्य लोगों के अलावा एक 30 साल का युवक था। वह युवक बहुत ही शानदार कपड़ों में था और उसका बात करने का तरीका बहुत प्रभावशाली था। वह एक सफल बिजनेसमैन जैसा लग रहा था। मिस्टर रिक, डेविड ने उस युवक से हाथ मिलाया। रिक नाम के उस शख्स ने सिर हिलाया। फिर उसने शिवम को हैरानी भरी नजरों से देखा। ये देखकर डेविड ने जल्दी से परिचय दिया, ये डॉक्टर रिक हैं। इन्होंने कई साल विदेश में पढ़ाई की है और हाल ही में भारत लौटे हैं। फिर डेविड ने शिवम की ओर देखकर कहा, ये मिस्टर शिवम हैं। इसके बाद डेविड एक तरफ खड़ा हो गया और कुछ नहीं बोला। जुनैद को ये पसंद नहीं आया और उसने तुरंत कहा, मिस्टर शिवम खासतौर पर जयपुर से मिसेज डेविड की जांच के लिए आए हैं। ये सुनकर डेविड का चेहरा थोड़ा अजीब हो गया। मिस्टर रिक ने भौहें चढ़ाईं और कुछ नाराजगी के साथ कहा, मिस्टर डेविड, इसका मतलब क्या है? क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? नहीं नहीं नहीं, डेविड ने जल्दी से सिर हिलाया। मिस्टर रिक, गलतफहमी न लें। मिस्टर शिवम सिर्फ साथ आए हैं, डेविड ने हिम्मत जुटाकर कहा। रिक ने शिवम की ओर देखा और ठंडे लहजे में कहा, साथ आना ठीक है, लेकिन मैं चेतावनी देता हूं, मुझे इलाज के दौरान डिस्टर्ब होना पसंद नहीं। जुनैद के चेहरे पर नाराजगी झलकी। वह कुछ बोलने वाला था कि शिवम ने उसे रोक दिया। मिस्टर शिवम, पहले पानी पीजिए। मैं मिस्टर रिक के साथ जांच के लिए जाता हूं, डेविड ने विनम्रता से कहा। फिर डेविड और रिक बेडरूम में चले गए। लिविंग रूम में सैमुअल ने शिवम और जुनैद के लिए चाय डाली। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर शिवम, क्या आप आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं? हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं, शिवम ने सिर हिलाया। उनके पिता की मेडिकल विरासत में सिल्वर सुइयों का इस्तेमाल था। इसका आयुर्वेद से कुछ नाता तो था ही। लेकिन ये सुनकर सैमुअल के चेहरे पर हल्का तिरस्कार झलका। क्या आपको नहीं पता कि आयुर्वेद बस एक धोखा है? सैमुअल ने हल्के मजाक में कहा। शिवम नाराज नहीं हुआ। आयुर्वेद की दुनिया को कुछ ठगों ने सचमुच बदनाम कर दिया था। कुछ बीमारियां सिर्फ आयुर्वेद से ही ठीक हो सकती हैं। आयुर्वेद और वेस्टर्न मेडिसिन दोनों के अपने फायदे और नुकसान हैं, शिवम ने मुस्कुराते हुए कहा। सैमुअल ने सिर हिलाया और कुछ नहीं बोला। समय बीतता गया। करीब आधे घंटे बाद डेविड और रिक बाहर आए। मिस्टर डेविड, आपकी पत्नी की बीमारी को लेकर चिंता न करें। ये बस लो ब्लड शुगर की वजह से है, रिक ने लापरवाही से कहा। हाँ, और आयुर्वेद में इसे ऊर्जा और यान का असंतुलन कहते हैं, जो लो ब्लड शुगर की वजह से होता है। इससे शारीरिक और मानसिक थकान होती है, रिक ने शिवम को उकसाते हुए कहा। दरअसल शिवम को ये सब समझ नहीं आया। उसने कभी आयुर्वेद का अध्ययन नहीं किया था, तो ये प्रोफेशनल टर्म्स उसे समझ नहीं आए। डेविड ने आह भरी और कहा, हम हॉस्पिटल जा चुके हैं और वहां भी यही कहा गया। लेकिन इतनी दवाएं लेने के बाद भी वो ठीक नहीं हुई। रिक ने थोड़ा घमंड के साथ कहा, पुणे के हॉस्पिटल्स के संसाधन अच्छे नहीं हैं। उनके इक्विपमेंट और जड़ी बूटियां विदेशों से कई साल पीछे हैं, तो ठीक होना मुश्किल है। ऐसा कहकर रिक ने एक नीली शीशी निकाली और डेविड को दी। उसने लापरवाही से कहा, ये विदेशों में बनी लेटेस्ट रिसर्च प्रोडक्ट है। ये भारत की पिछड़ी दवाइयों से कहीं बेहतर है। इसे कुछ बार लेने से आपकी पत्नी पूरी तरह ठीक हो जाएगी। रिक के शब्दों को सुनकर जुनैद ने हल्का सा तंज कसा। क्या विदेशी भक्त बन गए? इतने साल विदेश में पढ़कर बस उनकी तारीफ करना सीखा है ना? ये सुनते ही कमरे में सबके चेहरे बदल गए, खासकर रिक का, जिसने गुस्से में कहा, मिस्टर शिवम, अपने दोस्त को कंट्रोल करें। वो मेरा दोस्त है, नौकर नहीं। और मुझे लगता है उसने सही कहा, शिवम ने ठंडे लहजे में कहा।
रिक के हर व्यवहार में विदेशों की चापलूसी झलक रही थी। जब वो भारत की बात करता तो उसके चेहरे पर तिरस्कार होता और विदेशों की बात पर गर्व। ये वाकई घृणित था। रिक ने हंसी उड़ाई और कहा, क्या मैं ये नहीं कह सकता कि ये देश पिछड़ा है। पिछड़े होने पर हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन भारत वो जगह है जहां हम पैदा हुए और पले बढ़े। इसे नीचा नहीं देखना चाहिए, शिवम ने ठंडे लहजे में कहा। ये सुनकर रिक जोर से हंसा और बोला, माफ कीजिए, मैंने विदेश में ग्रीन कार्ड ले लिया है। सख्ती से कहूं तो मैं अब भारत का नागरिक नहीं हूं। शिवम ने रिक को ठंडी नजरों से देखा और कहा, आपके लहजे से मैं समझ गया कि आप कैसे इंसान हैं। अच्छा, रिक ने भौहें उठाईं। आप मुझे कैसा इंसान समझते हैं? रिक ने मजाक में पूछा। शिवम ने ठंडे लहजे में कहा, आप एक गद्दार हैं जो अपने देश को नीचा दिखाता है और विदेशियों की चापलूसी करता है। आपके जैसे इंसान के पास कोई खास मेडिकल स्किल्स नहीं हो सकती। साफ कहूं तो आप जैसे लोग कुछ सीख ही नहीं सकते। इसलिए मुझे आपके डायग्नोसिस पर शक है। शिवम के शब्द इतने दमदार थे कि उन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल था। दरअसल डेविड को भी रिक का रवैया पसंद नहीं था, लेकिन चूंकि रिक ने उसकी मदद की थी इसलिए वो खुलकर कुछ कह नहीं सका। शिवम के शब्दों को सुनकर डेविड ने मन ही मन उसे थम्स अप दिया। रिक ने हंसी उड़ाई और कहा, आप मेरे डायग्नोसिस पर शक करते हैं? किस आधार पर? अपने उस धोखेबाज आयुर्वेद के आधार पर। शिवम ने ठंडे लहजे में कहा, ये मत सोचिए कि कुछ साल विदेश में रहने से आपने पूरी दुनिया देख ली। मैं आपको बता दूं, मैंने आपके जैसे कई लोग देखे हैं। और ये कि मैं धोखेबाज हूं या नहीं, ये आप तय नहीं करेंगे। ऐसा कहकर शिवम ने डेविड की ओर देखा और कहा, मिस्टर डेविड, मुझे अपनी पत्नी को देखने दें। क्या ये ठीक है? मिस्टर डेविड, आपको लगता है इसकी जरूरत है? रिक ने धमकी भरे लहजे में कहा। डेविड का चेहरा थोड़ा अजीब हो गया। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, चूंकि आप आए हैं तो क्यों न देख लें। देख लें? रिक का चेहरा ठंडा पड़ गया। उसने ठंडे लहजे में कहा, ऐसे में आपको मेरी जरूरत नहीं। इसे ही अपनी पत्नी का इलाज करने दें। डेविड का चेहरा और बिगड़ गया। अपनी पत्नी के इलाज के लिए डेविड ने बहुत मेहनत की थी। इस बार उसने ढेर सारे कनेक्शंस का इस्तेमाल कर रिक को बुलाया था। अगर रिक ने इलाज करने से मना कर दिया तो डेविड को सचमुच नहीं पता था कि क्या करना है। मिस्टर डेविड, उसकी दवा की शीशी उसे वापस कर दें। दुनिया में वो अकेला डॉक्टर नहीं है, शिवम ने ठंडे लहजे में कहा। डेविड के मन में तकलीफ हुई। शिवम ने इसे आसान बता दिया। अगर ये इतना आसान होता तो वो रिक को क्यों बुलाता? मिस्टर डेविड, शिवम ने देखा कि डेविड हिचक रहा है तो वो आगे बढ़ा। उसने गंभीरता से कहा, मैं वादा करता हूं, मैं आपकी पत्नी की बीमारी को जरूर ठीक कर दूंगा। शिवम की मेडिकल विरासत लगभग सर्वशक्तिमान थी। ये मृतकों को जिंदा नहीं करती थी, लेकिन उससे कम भी नहीं थी। इसलिए शिवम को पूरा भरोसा था, लेकिन डेविड को थोड़ा डर था। पास खड़े सैमुअल ने चिंता से कहा, नहीं पापा, हम ये रिस्क नहीं ले सकते। डेविड का चेहरा उलझन में था। तभी शिवम ने अचानक हाथ हिलाया और एक हवा का झोंका डेविड की ओर बढ़ा। खटाक! डेविड के हाथ में मौजूद दवा की शीशी टूट गई। दवा फर्श पर बिखर गई। ये देखकर सैमुअल तुरंत गुस्से में आ गया और चिल्लाया, आप क्या कर रहे हैं? शिवम ने उदासीनता से कहा, चूंकि मिस्टर डेविड को फैसला नहीं लेना आ रहा तो मैंने उनके लिए फैसला कर लिया। डेविड ने मुंह खोला। हालांकि उसे गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो गुस्सा नहीं दिखा सका। जब बात यहां तक आ ही गई है तो मैं मिस्टर शिवम से अनुरोध करता हूं कि वो देख लें। डेविड ने आह भरी। पास खड़े रिक ने ठंडे लहजे में कहा, मिस्टर डेविड, ये आपका जिंदगी का सबसे खराब फैसला होगा। शिवम ने उसे नजरअंदाज किया और डेविड के बेडरूम की ओर बढ़ गया। दरवाजा खोलते ही उसने एक पीली पड़ चुकी महिला को बिस्तर पर लेटे देखा। वह बहुत कमजोर दिख रही थी और बोलना भी उसके लिए मुश्किल था। शिवम ने कुछ नहीं कहा। वो जल्दी से उस महिला के पास गया। मिसेज डेविड, कृपया रिलैक्स करें, शिवम ने विनम्रता से कहा। ऐसा कहकर शिवम ने धीरे से अपना हाथ उसके माथे पर रखा। इसे इलाज कहते हैं, रिक ने तंज कसते हुए कहा। डेविड को भी थोड़ी चिंता हुई। जब से उनकी पत्नी बीमार हुई थी उन्होंने कई आयुर्वेदिक और वेस्टर्न डॉक्टरों को दिखाया था, लेकिन ऐसी इलाज की विधि कभी नहीं देखी थी। अगर मेरी मम्मी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, सैमुअल ने दांत पीसते हुए कहा। शिवम ने कुछ नहीं कहा। उसने बस अपना हाथ महिला के सिर पर रखा। कुछ मिनट बाद शिवम ने आखिरकार अपना हाथ हटाया। मिस्टर शिवम, वो कैसी हैं? डेविड ने चिंता से पूछा। शिवम ने डेविड का जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने रिक की ओर ठंडी नजरों से देखा। आप वाकई निकम्मे हैं, शिवम ने उदासीनता से कहा। रिक हक्का बक्का रह गया। फिर उसने गुस्से में कहा, तुमने क्या कहा? मैं निकम्मा हूँ? मैंने कई साल विदेश में पढ़ाई की है और अब चाहे आप 100 साल विदेश में पढ़ें फिर भी आप निकम्मे ही रहेंगे। शिवम ने रिक की बात को ठंडे लहजे में काटा। आपने कहा कि मिसेज डेविड को लो ब्लड शुगर है।
ये सरासर बकवास है। आपके जैसे नीम हकीम की वजह से न जाने कितने लोग मर जाएंगे। शिवम ने जोर से डांटा। रिक का चेहरा बहुत खराब हो गया। उसने दांत पीसते हुए कहा, तुम्हें लगता है तुम मुझे सिखाने के लायक हो? ठीक है, अगर तुम कहते हो कि ये लो ब्लड शुगर नहीं है, तो बता दो ये कौन सी बीमारी है? शिवम ने ठंडे लहजे में कहा, ये ब्रेन एन्यूरिज्म है। हालांकि शिवम ने मेडिसिन का अध्ययन नहीं किया था, लेकिन वो मिसेज डेविड के दिमाग में असामान्यता को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। उनकी धमनी में एक बहुत छोटा सा काला धब्बा था। शिवम को इसके अलावा और कुछ नहीं सूझा। लेकिन रिक जोर से हंस पड़ा। बच्चे, तुम्हें पता है तुम क्या बोल रहे हो? अगर ये ब्रेन एन्यूरिज्म होता तो हॉस्पिटल में इसका पता नहीं चलता। हा, रिक ने सिर उठाकर हंसते हुए कहा। डेविड ने भी भौहें चढ़ाईं और कहा, हाँ, हम कई बार हॉस्पिटल जा चुके हैं, लेकिन कभी एन्यूरिज्म का पता नहीं चला। शिवम ने गंभीर आवाज में कहा, ये ब्रेन एन्यूरिज्म अभी बहुत छोटा है। शायद ये अभी हाल ही में हुआ हो, वरना आपकी पत्नी अब तक चल बसी होती। तुम बकवास कर रहे हो। सैमुअल अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और चिल्लाया, यहाँ से निकल जाओ। अगर तुमने मेरी मम्मी को फिर से कोसा तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। तुम मिस्टर शिवम से बदतमीजी करने की हिम्मत करते हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जुनैद, हमला करने को तैयार, एक कदम आगे बढ़ा। शिवम ने हाथ उठाकर जुनैद को रोका। उसने डेविड की ओर देखा और कहा, मिस्टर डेविड, कृपया इस मामले पर फैसला लें। मिस्टर डेविड, अगर आप अभी इसे भगा देंगे तो मैं आपको दवा की एक और शीशी दे सकता हूं। रिक ने अपनी बैग से एक और शीशी निकालकर उदासीनता से कहा। डेविड फिर से उलझन में पड़ गया और एक पल के लिए समझ नहीं पाया कि क्या फैसला ले। एक तरफ विदेश में पढ़ा हुआ डॉक्टर था और दूसरी तरफ एक ऐसा शख्स जो कभी औपचारिक पढ़ाई भी नहीं किया और डॉक्टर कहलाने के लायक भी नहीं था। ज्यादातर लोग शायद पहला विकल्प चुनते। कुछ सोचने के बाद डेविड ने शिवम की ओर हाथ जोड़कर कहा, मिस्टर शिवम, कृपया मुझे गलत न समझें। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ। मैं सचमुच ये रिस्क नहीं लेना चाहता। हा, बच्चे, सुना ना, जल्दी से निकल ले। रिक जोर से हंसा। शिवम स्तब्ध रह गया, फिर उसने मुश्किल से मुस्कुराया। मिस्टर डेविड, मैं आपको दोष नहीं देता। शिवम ने सिर हिलाया। वो समझ गया कि डेविड अपनी पत्नी से कितना प्यार करता है। लेकिन मुझे आपको चेतावनी देनी है। शिवम ने आह भरी और कहा, मुझे डर है कि आपकी पत्नी के पास अब सिर्फ 6 घंटे बचे हैं। 6 घंटे बाद भगवान भी उसे नहीं बचा पाएंगे। बकवास, मिस्टर डेविड, इसकी बकवास मत सुनो। रिक ने जोर से डांटा। डेविड ने फिर से शिवम की ओर हाथ जोड़कर कहा, मैं आपके शब्दों को जरूर याद रखूंगा। अज्ञानी, जुनैद ने ठंडे लहजे में कहा। इसके बाद दोनों मुन्ने और डेविड के घर से निकल गए। दरवाजे से बाहर निकलने के बाद जुनैद ने पूछा, मिस्टर शिवम, क्या मिसेज डेविड के पास सचमुच सिर्फ 6 घंटे बचे हैं? शिवम ने सिर हिलाया और कहा, मुझे कुछ रहस्यमयी कलाएं आती हैं। उनकी बीमारी और क्षय कक्ष काले पड़ चुके हैं। उनके पास ज्यादा से ज्यादा 6 घंटे हैं। ऐसा कहकर शिवम ने जुनैद की ओर देखा और कहा, जाओ और मेरे लिए सिल्वर सुइयों का एक डिब्बा खरीद लाओ। सिल्वर सुई? जुनैद हैरान रह गया। मिस्टर शिवम, आपको सिल्वर सुइयों की क्या जरूरत? शिवम ने मुश्किल से मुस्कुराया। मुझे डर है कि इस इलाज के लिए सिल्वर सुइयों की जरूरत पड़ेगी। ये सुनकर जुनैद ने आह भरी। डेविड का परिवार आप पर भरोसा नहीं करता, फिर भी आप उन्हें बचाने की योजना बना रहे हैं। मिस्टर शिवम, आप सच्चे डॉक्टर हैं। शिवम ने हाथ हिलाया और कुछ नहीं बोला। इस समय डेविड के बेडरूम में रिक डेविड को डांट रहा था। मिस्टर डेविड, मैंने आपके लिए एक अपवाद बनाया। अगर कोई और होता तो मैं कब का चला गया होता। रिक ने गुस्से में कहा। हाँ, डॉक्टर रिक, कृपया मेरी पत्नी की बीमारी का इलाज करें। डेविड ने मुस्कुराते हुए कहा। रिक ने ठंडे लहजे में कहा, चिंता न करें, मुझे पता है क्या करना है। और रिक ने एक पल रुककर कहा, हमने 1 करोड़ रुपये की फीस पर सहमति दी थी, है ना? अब आपको और देना होगा। रिक ने ठंडे लहजे में कहा। डेविड का चेहरा बदल गया और उसने अजीब से लहजे में कहा, डॉक्टर रिक, इस समय और पैसा देना ठीक नहीं, और मैं, अगर आप और पैसे नहीं देंगे तो मैं अभी चला जाऊंगा। रिक ने जाने का नाटक किया। डेविड ने जल्दी से रिक को पकड़ा और कहा, ठीक है, मैं मान गया। जितना आप कहेंगे मैं दूंगा। ये हुई ना बात, तो 1 करोड़ और दीजिए। रिक ने उदासीनता से कहा। ठीक है, 1 करोड़। डेविड के लिए ये राशि कुछ भी नहीं थी, इसलिए उसने तुरंत सहमति दे दी। तो जाए और पैसे ट्रांसफर कीजिए। किसका इंतजार कर रहे हैं? रिक ने आंखें तरेरी। डेविड ने भौहें चढ़ाईं और कहा, डॉक्टर रिक, क्या आप पहले मेरी पत्नी का इलाज कर सकते हैं? नहीं चलेगा। अगर बीमारी ठीक होने के बाद आपने पैसे नहीं दिए तो। रिक ने ठंडे लहजे में कहा। डेविड ने मन ही मन रिक को 100 बार कोसा, लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं था। सैमुअल, जाओ और डॉक्टर रिक को पैसे ट्रांसफर करो। डेविड ने दांत पीसते हुए कहा। ये सब शिवम की गलती है।
उसने हमें बेकार में 1 करोड़ रुपए बर्बाद करवाए, सैमुअल ने शिकायत की। ऐसा कहकर सैमुअल जल्दी से घर से निकल गया। डेविड बेचैनी से बिस्तर के पास खड़ा था। अपनी पत्नी को बिस्तर पर तड़पते देख वो और भी बेचैन हो गया। चिंता न करें, सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, रिक ने लापरवाही से कहा। पलक झपकते ही 1 घंटा बीत गया। सैमुअल आखिरकार भागते हुए वापस आया। पैसे ट्रांसफर हो गए, सैमुअल ने हौंफते हुए कहा। रिक ने फोन निकालकर चेक किया और संतुष्ट होकर सिर हिलाया। उसने एक छोटी दवा की शीशी निकाली और मिसेज डेविड को देते हुए कहा, इसे पी लीजिए। मिसेज डेविड बहुत कमजोर दिख रही थीं, थोड़ी बेहोशी सी हालत में थीं। बेहोशी में उन्होंने शीशी ली और मुश्किल से मुंह खोलकर दवा पी ली। हनी, तुम्हें कैसा लग रहा है? डेविड ने जल्दी से पूछा। मिसेज डेविड ने मुंह खोला, लेकिन कुछ नहीं बोली। उनके चेहरे से साफ था कि वो अच्छा महसूस नहीं कर रही थीं। चिंता न करें, ये इतनी जल्दी असर नहीं करेगी, रिक ने कहा। भले ही ये खास दवा हो, इसे असर करने में कम से कम आधा घंटा लगेगा। इंतजार कीजिए। हालांकि डेविड बहुत चिंतित था, लेकिन वो सिर्फ सिर हिला सका। जाओ और मेरे लिए पानी का जग लाओ, मुझे प्यास लगी है, रिक ने हाथ हिलाकर कहा। जल्दी जाओ और डॉक्टर रिक के लिए पानी लाओ, डेविड ने आदेश दिया। सैमुअल जल्दी से बाहर गया और कई सालों से संभाल कर रखी हुई चाय की पत्तियों से रिक के लिए चाय बनाई। रिक बिस्तर के पास बैठकर चाय पी रहा था और इंतजार कर रहा था। डेविड और सैमुअल को उसके साथ रहना पड़ रहा था। ये चाय अच्छी है, रिक ने कहा। डेविड ने मुश्किल से मुस्कुराया और कहा, सिर्फ आप ही मेरी पत्नी की बीमारी ठीक कर सकते हैं, डॉक्टर रिक। मैं आपके लिए और चाय की पत्तियां खरीदूंगा। हाँ, शुक्रिया, मिस्टर डेविड, रिक ने संतुष्ट होकर सिर हिलाया। समय मिनट दर मिनट बीतता गया। पलक झपकते आधा घंटा बीत गया। इस दौरान डेविड घड़ी की ओर बार बार देख रहा था। समय पूरा होने पर वो बिस्तर के पास भागा और पूछा, हनी, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? मिसेज डेविड का चेहरा और पीला पड़ गया था। शायद दर्द की वजह से उनका चेहरा थोड़ा विकृत हो गया था। उन्होंने मुंह खोला और कुछ कहना चाहा, लेकिन अगले ही पल वो बेहोश हो गईं। हनी, मम्मी, ये देखकर पिता पुत्र दौड़कर आए और मिसेज डेविड को कसकर गले लगा लिया। हनी, क्या हुआ? जागो, डेविड ने घबराते हुए कहा। लेकिन चाहे वो कितना भी चिल्लाए, मिसेज डेविड ने कोई जवाब नहीं दिया। ये क्या हो रहा है? तुमने नहीं कहा था कि आधे घंटे में असर होगा? सैमुअल ने गुस्से में मुड़कर रिक का कॉलर पकड़ लिया। रिक का चेहरा भी थोड़ा अजीब हो गया। उसने घबराते हुए कहा, मुझे नहीं पता, शायद इसे असर करने में और समय लगेगा। इंतजार माए तारांकन एसएस। सैमुअल ने गुस्से में मुक्का मारकर रिक को दे मारा। उसे मारना बंद करो। तभी डेविड ने अचानक चिल्लाया, जल्दी जाओ और मिस्टर शिवम को ढूंढो, उन्हें वापस बुलाओ। तब सैमुअल को होश आया। उसने रिक को छोड़ा और उसकी नाक की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम इंतजार करो। लेकिन तभी डेविड को एहसास हुआ कि उसके पास शिवम का कॉन्टैक्ट नंबर ही नहीं था, और अब उसे ये भी नहीं पता था कि शिवम कहाँ है। हम बर्बाद हो गए, डेविड को बहुत पछतावा हुआ। उसका सारा गुस्सा रिक पर निकल गया। डेविड ने मुड़कर रिक को गुस्से से घूरा और चिल्लाया, ये सब तुम्हारी गलती है, तुम नीम हकीम। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर मेरी पत्नी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। रिक और घबरा गया। डेविड की ताकत के सामने किसी को खत्म करना आसान था। पापा, अब हम क्या करें? सैमुअल ने पीले चेहरे के साथ पूछा। डेविड ने दांत पीसते हुए कहा, चलो बाहर जाकर ढूंढते हैं। शायद मिस्टर शिवम आसपास ही हों। हालांकि ये संभावना कम थी, लेकिन उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। ... मिस्टर शिवम, मैं सिल्वर सुइयां ले आया। जुनैद ने एक सुई का डिब्बा शिवम को दिया। शिवम ने सिर हिलाया और कहा, चलो। कहाँ जा रहे हैं? जुनैद ने कंफ्यूज होकर पूछा। शिवम ने मुस्कुराकर कहा, मैंने समय का हिसाब लगाया है। डेविड अब हमें ढूंढ रहा होगा। ये कैसे मुमकिन है? जुनैद को यकीन नहीं हुआ। शिवम ने कोई सफाई नहीं दी। वो मुड़ा और जुनैद के साथ डेविड के घर की ओर चल पड़ा। सैमुअल नीचे आसपास ढूंढता रहा, लेकिन उसे शिवम कहीं नहीं मिला। इससे वो और गुस्से में आ गया और उसके मन का पछतावा चरम पर पहुंच गया। पापा, मुझे मिस्टर शिवम नहीं मिले, सैमुअल थककर हौंफ रहा था। उसने हाथ उठाकर अपने चेहरे पर थप्पड़ मारा और दुखी होकर कहा, ये सब मेरी गलती है। मेरी वजह से मम्मी की जान खतरे में है। ऐसा कहकर सैमुअल जमीन पर बैठ गया और रोने लगा। डेविड का मूड भी वैसा ही था। पुणे में सभी जानते थे कि डेविड अपनी पत्नी से कितना प्यार करता था और उसके लिए कुछ भी कर सकता था। अपनी पत्नी को बिस्तर पर बेहोश देखकर उसे आत्महत्या करने का मन हो रहा था। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी तुम्हारे साथ चला जाऊंगा, डेविड ने बिस्तर के पास बैठकर अपनी पत्नी के चेहरे को धीरे से सहलाते हुए नर्म आवाज में कहा। पूरा कमरा निराशा के माहौल से भरा हुआ था। तभी बाहर से डोरबेल की आवाज आई। डेविड ने कमजोर आवाज में कहा, सैमुअल, जाओ और दरवाजा खोलो। सैमुअल जमीन से उदास होकर उठा और दरवाजे की ओर चला।
जैसे ही दरवाजा खुला, सैमुअल ने एक परिचित चेहरा देखा। मिस्टर डेविड, मैं फिर से आ गया। आप मुझे भगा तो नहीं देंगे ना? शिवम ने मुस्कुराते हुए कहा। सैमुअल एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। फिर वो पट की आवाज के साथ जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। उसने शिवम का पैर पकड़ लिया और गिड़गिड़ाया, मिस्टर शिवम, मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरी मम्मी को बचा लीजिए। अगर आप मेरी मम्मी की बीमारी ठीक कर देंगे तो मैं, सैमुअल, अपनी जिंदगी से आपका एहसान चुकाऊंगा। रोते हुए सैमुअल को देखकर पास खड़े जुनैद के मुंह से शब्द नहीं निकले। इससे उसे शिवम के प्रति और सम्मान बढ़ गया। मिस्टर डेविड, जल्दी उठिए, मैं वापस आया हूँ तो जाहिर है कि आपकी मम्मी को बचाने के लिए। शिवम ने सैमुअल को उठाया। सैमुअल ने आंसू पोंछे और जोर से सिर हिलाया। थैंक यू मिस्टर शिवम, थैंक यू। शिवम ने कुछ नहीं कहा और जल्दी से बेडरूम में चला गया। डेविड, जो पहले ही निराश हो चुका था, शिवम को देखकर हैरान रह गया। वो कुछ बोलने ही वाला था कि शिवम ने हाथ हिलाकर कहा, कुछ कहने की जरूरत नहीं, इंसान को बचाना ज्यादा जरूरी है। डेविड ने जोर से सिर हिलाया और कहा, ठीक है, ठीक है। शिवम ने समय बर्बाद नहीं किया। उसने पहले से तैयार की हुई सिल्वर सुइयां निकाली और मिसेज डेविड के पास गया। शिवम की मौजूदा क्षमता के साथ वो सिर्फ मेडिकल स्किल्स से ही इलाज कर सकता था और उसे सिल्वर सुइयों की मदद चाहिए थी। अगर उसकी ताकत चरम पर पहुंच जाए तो शिवम इस तरह की बीमारी को आसानी से ठीक कर सकता था। शिवम ने अपने पिता की विरासत में दी गई सुप्रीम स्पिरिचुअल नीडल तकनीक के अनुसार 12 सिल्वर सुइयों को मिसेज डेविड के प्रमुख एक्यूपॉइंट्स में सावधानी से लगाया। सिर्फ सुइयां लगाने से ही शिवम की ज्यादातर शारीरिक ताकत खत्म हो गई थी और उसके माथे पर पसीने की बूंदें दिखने लगी थीं। इस आधुनिक युग में तुम लोग अभी भी ऐसी पिछड़ी चीजों पर विश्वास करते हो? रिक ने तंज कसते हुए कहा। सैमुअल ने मुड़कर रिक के पेट में जोर से लात मारी। उसने दांत पीसते हुए कहा, तुम गद्दार, चुप रहो। सैमुअल की लात से रिक का पेट दर्द से भर गया। उसने कुछ नहीं कहा और पेट पकड़कर एक तरफ खड़ा हो गया। शिवम ने सिल्वर सुई पकड़ी। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा सुई के जरिए मिसेज डेविड के शरीर में प्रवाहित हो रही थी। मिसेज डेविड के माथे पर पसीने की परतें दिखने लगीं। उनके शरीर के आसपास हल्का सा कोहरा भी दिख रहा था। इस सुई तकनीक ने शिवम की बहुत सारी ऊर्जा खर्च कर दी थी। उसका माथा पसीने से भरा था और उसकी नजरें धुंधली हो रही थीं। लेकिन सुई तकनीक जटिल थी, इसलिए शिवम ने ध्यान भटकने नहीं दिया। वो खुद को फोकस करने के लिए मजबूर कर रहा था और मिसेज डेविड के लिए सुई लगा रहा था। पास खड़े पिता पुत्र ने अपनी मुट्ठियां कसकर बंद कर रखी थीं। उन्हें डर था कि कहीं कुछ गलत न हो जाए, इसलिए वो बहुत घबराए हुए थे। समय मिनट दर मिनट बीतता गया। पलक झपकते आधा घंटा बीत गया और शिवम का सुई लगाना अभी खत्म नहीं हुआ था। मिस्टर शिवम, अभी भी। मिस्टर शिवम को डिस्टर्ब मत करो। सैमुअल कुछ पूछने वाला था, लेकिन डेविड ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। जैसे ही वो बोला, शिवम ने आखिरकार अपना हाथ हटाया। उसकी नजरें और धुंधली हो गई थीं और वो बहुत थका हुआ दिख रहा था, जैसे उसकी सारी ऊर्जा खत्म हो गई हो। मिस्टर शिवम, मेरी पत्नी कैसी है? डेविड ने जल्दी से पूछा। शिवम ने हाथ हिलाया और कमजोर आवाज में कहा, सुइयां निकालने के बाद और 1 घंटे का इंतजार करें, मुझे विश्वास है कि मिसेज डेविड जाग जाएंगी। हाँ, तुम इसे सचमुच सच मान रहे हो? रिक ने ठंडे लहजे में कहा। यहाँ तक कि सैमुअल को भी थोड़ा डर था। उसने भौहें चढ़ाईं और कहा, मिस्टर शिवम, कृपया कुछ गलत न होने दें। अगर तुम्हें मिस्टर शिवम पर भरोसा नहीं है तो तुमने उन्हें क्यों ढूंढा? जुनैद ने नाराजगी से कहा। ये सुनकर सैमुअल ने और कुछ नहीं कहा। शिवम ने सावधानी से 12 सिल्वर सुइयां निकाली और उन्हें डिब्बे में वापस रखा। फिर शिवम एक तरफ गया और पालथी मारकर बैठ गया। इस बार सुइयां लगाने में उसकी बहुत सारी ऊर्जा खर्च हो गई थी, इसलिए शिवम को जल्द से जल्द अपनी ताकत वापस लानी थी। उसने आंखें बंद की और ध्यान लगाकर धीरे धीरे अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को रिचार्ज करने लगा। इस बीच पिता पुत्र बिस्तर के सामने बैठे थे और बार बार दीवार पर टंगी घड़ी की ओर देख रहे थे। मेरे मेडिकल स्किल्स भले अच्छे न हो, लेकिन उसका ये नाटक मुझसे बेहतर नहीं है, रिक ने फिर से कहा। इस बार जुनैद ने सीधे उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया। इस थप्पड़ से उसके मुंह के कोने से खून रिसने लगा। अगर तुमने फिर से बकवास की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, जुनैद ने ठंडे लहजे में कहा। जल्द ही 29 मिनट बीत गए। बिस्तर पर लेटी मिसेज डेविड में अभी भी जागने का कोई संकेत नहीं था। मिस्टर शिवम, ये क्या हो रहा है? डेविड ने पूछा। शिवम ने आंखें खोली और दीवार पर टंगी घड़ी की ओर देखा। उसने उदासीनता से कहा, अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ, है ना? 29 मिनट और आधे घंटे में क्या फर्क है? डेविड ने चिंता से कहा। शिवम ने कुछ नहीं कहा। वो बस चुपचाप समय गिन रहा था। जल्दी से अपनी मम्मी को हॉस्पिटल ले जाओ। डेविड ने दांत पीसते हुए हाथ हिलाया। ठीक है, सैमुअल ने जल्दी से सिर हिलाया। वो बिस्तर के पास गया और मिसेज डेविड को उठाने ही वाला था कि तभी मिसेज डेविड ने अचानक अपनी आंखें खोल दी।
मिसेज डेविड ने इधर उधर देखा, जैसे उन्हें स्थिति समझ नहीं आ रही हो। मम्मी, आप जाग गईं। मिसेज डेविड को जागता देख सैमुअल इतना उत्साहित हुआ कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इस बीच डेविड दौड़कर आया और मिसेज डेविड को गले लगा लिया। हनी, तुम जाग गईं। बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा। ये 40 साल का आदमी बच्चे की तरह रो रहा था। मिसेज डेविड ने अपने माथे को रगड़ा और अपने हाथ पैर हिलाने की कोशिश की। उन्होंने हैरानी से कहा, मुझे अब बीमारी महसूस नहीं हो रही। सचमुच? डेविड ने अपने आंसू पोंछे और जल्दी से कहा, हनी, मैं तुम्हें बिस्तर से उतरने में मदद करता हूँ। जरूरत नहीं, मिसेज डेविड ने डेविड को रोकने के लिए हाथ बढ़ाया। वो खुद बिस्तर से उतरी। शायद बहुत समय तक न चलने की वजह से मिसेज डेविड के कदम थोड़े अनाड़ी थे। डेविड और सैमुअल, डरते हुए कि कहीं कुछ गलत न हो जाए, उनके पीछे पीछे चल रहे थे। कुछ मिनट बाद मिसेज डेविड ने उत्साह से कहा, मैं सचमुच ठीक हूँ, मैं सचमुच ठीक हूँ। तीनों ने एक दूसरे को कसकर गले लगाया। इस भावुक दृश्य को देखकर शिवम भी थोड़ा भावुक हो गया। तभी डेविड को शिवम की याद आई। वो जल्दी से शिवम के सामने आया और पट की आवाज के साथ जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। मैं, डेविड, आपकी इस महान कृपा को कभी नहीं भूलूंगा, मिस्टर शिवम। डेविड ने बहुत भावुक होकर कहा, पहले आपकी प्रतिभा को न पहचानने की मेरी गलती थी। कृपया मुझे माफ करें। सैमुअल भी जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। शिवम ने जल्दी से दोनों को उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर डेविड, आपको इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं। मिस्टर शिवम, मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। मिसेज डेविड भी आगे आई और हल्का सा झुकी। शिवम ने जल्दी से मुस्कुराते हुए जवाबी सलाम किया। मिस्टर शिवम, आज रात मत जाए, मैं खुद आपके लिए खाना बनाऊंगा। चलो कुछ पीते हैं, डेविड ने उत्साह से कहा। शिवम सबके मूड को खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने सिर हिलाकर सहमति दे दी। रिक का चेहरा बहुत खराब हो गया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि शिवम ने सचमुच मिसेज डेविड को ठीक कर दिया। ये आदमी आखिर है कौन? रिक ने मन ही मन सोचा। तभी सैमुअल उसके सामने आया और ठंडे लहजे में कहा, मेरे पैसे वापस करो और निकल ले। रिक ने अजीब सी मुस्कान दी और कहा, मिस्टर डेविड, भले ही मैंने बीमारी ठीक नहीं की, लेकिन आपने मेरी 2 शीशियां इस्तेमाल की। ये पैसे, बकवास बंद कर, सैमुअल ने चिल्लाया। तुझे मैंने अभी तक हिसाब नहीं किया, ये तेरी किस्मत है, सैमुअल ने ठंडे लहजे में कहा। रिक के पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए उसने 2 करोड़ रुपए वापस कर दिए। रात को डेविड और सैमुअल ने खाने की एक मेज सजा दी। डेविड ने कई सालों से संभाली हुई अच्छी शराब निकाली और शिवम के साथ पी। 3 राउंड शराब के बाद डेविड ने सैमुअल की ओर देखा और कहा, जाओ और वो तोहफे लाओ जो हमने तैयार किए हैं। ठीक है, सैमुअल ने जल्दी से सिर हिलाया। कुछ मिनट बाद सैमुअल एक तोहफे का डिब्बा लेकर वापस आया। डिब्बा खोलने से पहले ही शिवम को एक तेज जड़ी बूटी की खुशबू आई। ये, शिवम ने जोर से सूंघा और थोड़ा उत्साहित हो गया। डेविड ने कहा, मुझे मिस मोनिका से पता चला कि आपको जड़ी बूटियां पसंद हैं। ये चंगबाई माउंटेन का जंगली जिनसेंग है, जो कुछ साल पहले मेरे एक दोस्त ने मुझे दिया था। कृपया इसे स्वीकार करें, मिस्टर शिवम। शिवम ने जल्दी से तोहफे का डिब्बा लिया, उसे खोला और सूंघा। उसके चेहरे पर उत्साह की एक झलक दिखी। ये जिनसेंग शायद 30 साल से ज्यादा पुराना था। ये शिवम ने अब तक देखी सबसे अच्छी जड़ी बूटी थी। मिस्टर डेविड, तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। शिवम को वाकई जड़ी बूटियों की जरूरत थी, इसलिए उसने इसे तुरंत ले लिया। डेविड जोर से हंसा और बोला, मेरी पत्नी की जिंदगी की तुलना में ये जड़ी बूटी क्या है? मिस्टर शिवम, अगर भविष्य में आपको मेरी जरूरत हो तो बस बता देना। इससे शिवम को कुछ याद आया। उसने जड़ी बूटियां जुनैद को दी और फिर गंभीर आवाज में कहा, मिस्टर डेविड, मेरे पास वाकई आपसे मदद मांगने के लिए कुछ है। मिस्टर शिवम, बस बता दीजिए। अगर मैं कर सकता हूं तो मैं मना नहीं करूंगा, डेविड ने छाती ठोककर कहा। शिवम एक पल के लिए चुप रहा और उसकी आंखों में ठंडक झलकी। फिर शिवम ने धीरे से कहा, क्या हाल ही में थककर परिवार ने सेंट्रल बैंक से कुछ लोन लिया है? डेविड एक पल के लिए रुक गया, फिर सिर हिलाया और बोला, हाँ, सुनील ने हमारे बैंक से 3 साल के लिए 2 अरब का बड़ा लोन लिया है। मैंने इसे मंजूरी दे दी है। शिवम ने ठंडे लहजे में कहा, मिस्टर डेविड, मैं चाहता हूं कि आप उनका लोन काट दें, उनका लोन रिजेक्ट करें और भविष्य में कभी भी थककर परिवार को लोन न दें। शिवम के शब्दों को सुनकर डेविड तुरंत चुप हो गया। उसने 2 घूंट शराब पी और लंबे समय तक कुछ नहीं बोला। मिस्टर डेविड, अगर ये आपके लिए मुश्किल है तो मान लीजिए मैंने कुछ कहा ही नहीं, शिवम ने शराब का गिलास उठाया और मुस्कुराते हुए कहा। नहीं नहीं नहीं, डेविड ने जल्दी से सिर हिलाया। मिस्टर शिवम, आपने गलत समझा। भले ही थककर परिवार हमारा बड़ा कस्टमर हो, लेकिन मेरे पास वीटो पावर है। सुनील कल हमारे बैंक आने वाला है। क्या करें, आप कल मेरे साथ चलें। डेविड ने शराब का गिलास उठाया और कहा। शिवम ने जल्दी से सिर हिलाया और कहा, बहुत बहुत शुक्रिया, मिस्टर डेविड।
मिस्टर शिवम, इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं। ये छोटी सी बात है, डेविड ने मुस्कुराते हुए कहा। इस लोन के बिना थककर परिवार की पूंजी की चेन टूट जाएगी। उस समय थककर परिवार बर्बाद हो जाएगा। खाना खाने के बाद शिवम जुनैद के साथ डेविड के घर से निकल गया। इस जड़ी बूटी और रमन कल्याण ने जो दी थी, उसके साथ मैं शायद आध्यात्मिक मंडल तक पहुंचने की कोशिश कर सकता हूं, शिवम ने मन ही मन सोचा। इससे वो थोड़ा उत्साहित हो गया। हालांकि आध्यात्मिक मंडल और आत्मा मंडल के बीच सिर्फ एक स्तर का अंतर था, लेकिन ताकत में बहुत बड़ा फर्क था। जितना शिवम इस बारे में सोचता, उतना ही उत्साहित होता। वो आध्यात्मिक मंडल की ताकत को जानने के लिए बेताब था। शिवम और जुनैद ने एक होटल ढूंढा और एक कमरा बुक किया। तभी शिवम का फोन अचानक बजा। उसने फोन उठाया और देखा कि नित्या का कॉल था। कॉल उठाने पर नित्या ने दूसरी तरफ से उत्साह में कहा, शिवम, मेरे पास तुम्हारे लिए अच्छी खबर है। मेरे कजिन ने मेरे लिए कल एक जॉब इंटरव्यू फिक्स कर दिया है। सचमुच? तो बधाई हो, शिवम ने मुस्कुराते हुए कहा। नित्या ने फिर कहा, शिवम, अगर तुम फ्री हो तो क्या हम बाहर घूमने चलें? शिवम ने हल्का सा माथा सिकोड़ा और तुरंत मना कर दिया, सॉरी, मेरे पास अभी कुछ काम है। शायद मैं नहीं आ पाऊं। नित्या ने थोड़ा अफसोस जताया, ठीक है, फिर किसी और दिन मिलते हैं। फोन काटने के बाद जुनैद ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर शिवम, क्या हम अभी फ्री नहीं हैं? फिर तुमने उसे क्यों मना किया? शिवम ने आह भरी और कहा, मैं मिस मोनिका के अलावा किसी और लड़की के ज्यादा करीब नहीं जाना चाहता। जुनैद ने आंखें तरेरी और कहा, क्या तुम ज्यादा सोच रहे हो? वो तो बस इस शहर में नई आई है और किसी को नहीं जानती। शायद, शिवम ने मुस्कुराते हुए कहा। उस रात शिवम जल्दी सो गया। वो हाल ही में बहुत व्यस्त था और शिवम को लंबे समय से अच्छी नींद नहीं आई थी, इसलिए उस रात वो बहुत अच्छे से सोया। अगले दिन शिवम सुबह जल्दी उठा और सेंट्रल बैंक जाने के लिए तैयार हुआ। वो जुनैद को बुलाने वाला था, लेकिन उस समय जुनैद गहरी नींद में था, इसलिए शिवम ने उसे डिस्टर्ब नहीं किया। घर से निकलने के बाद शिवम ने टैक्सी ली और सीधे सेंट्रल बैंक की ओर बढ़ा। पुणे के सबसे बड़े बैंक के रूप में सेंट्रल बैंक में ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। कहा जाता था कि उनकी जमा राशि पूरे देश में सबसे ज्यादा थी। प्रवेश द्वार पर हर तरह की लग्जरी कारें थीं, जैसे बेंटले, रोल्स रॉयस, मेबैक वगैरह। सभी कमर्शियल मॉडल थे, जो सेंट्रल बैंक की बिजनेसमैन के बीच हैसियत को दर्शाता था। जैसे ही शिवम दरवाजे में घुसने वाला था, किसी ने अचानक उसके कंधे पर थपकी दी। शिवम, तुम भी यहाँ हो? उसने मुड़कर देखा तो नित्या एक लड़के के साथ खड़ी थी। शिवम ने हैरानी से कहा, नित्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो? नित्या ने मुस्कुराकर कहा, मैं यहाँ काम के लिए आई हूँ। आज मेरा कजिन मुझे उनके मैनेजर से मिलवाने ले जा रहा है ताकि मैं जॉब के लिए अप्लाई कर सकूं। और तुम, क्या तुम भी काम के लिए आए हो? नित्या ने पूछा। शिवम ने सिर हिलाया और कहा, नहीं, मैं बैंक के प्रेसिडेंट से मिलने आया हूँ। बैंक के प्रेसिडेंट? नित्या कुछ कहने से पहले ही उसका कजिन हंस पड़ा। तुम थोड़ा ज्यादा ही सोच रहे हो। क्या तुम्हें सेंट्रल बैंक के प्रेसिडेंट की हैसियत पता है? उसके कजिन ने सिर हिलाते हुए कहा। शिवम ने मुस्कुराया और कोई सफाई नहीं दी। शिवम, अगर तुम जॉब ढूंढ रहे हो तो मेरा कजिन शायद तुम्हारी मदद कर सकता है, नित्या ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, फिर बहुत शुक्रिया, शिवम ने लापरवाही से जवाब दिया। कुछ लोग बात करते हुए सेंट्रल बैंक की ओर बढ़े। उन्हें पता चला कि इस लड़के का नाम सनी था और वो नित्या के अंकल का बेटा था। इस बार सनी ने बहुत सारे कनेक्शंस का इस्तेमाल करके नित्या के लिए सेंट्रल बैंक के मैनेजर से जॉब की बात की थी। डेविड अभी तक नहीं पहुंचा था और शिवम के पास करने को कुछ नहीं था, इसलिए वो नित्या के साथ मैनेजर के ऑफिस गया। बाद में कुछ मत बोलना, मिस्टर चंपक बहुत बड़े आदमी हैं, उन्हें नाराज मत करना, सनी ने दरवाजा खोलने से पहले चेतावनी दी। नित्या ने जल्दी से सिर हिलाया और कहा, मैं जानती हूँ, चिंता मत करो, तुम भी, सनी ने शिवम की ओर देखा और कहा। शिवम ने सिर हिलाया। इसके बाद उन्होंने दरवाजा खोला और मैनेजर के ऑफिस में घुसे। अंदर घुसते ही उन्होंने देखा कि मैनेजर एक बिजनेस सूट में एक महिला को गले लगा रहा था। शिवम और बाकियों को देखकर वो महिला जल्दी से मैनेजर की गोद से कूद गई। तुम लोगों को क्या हुआ? अंदर आने से पहले नॉक नहीं कर सकते? मिस्टर चंपक ने कुछ नाराजगी से कहा। सनी ने जल्दी से माफी मांगी और कहा, सॉरी मिस्टर चंपक, हमसे गलती हो गई। मिस्टर चंपक ने हाथ हिलाया और बिजनेस सूट वाली महिला की ओर देखा। उसने कहा, तुम पहले बाहर जाओ। ठीक है मिस्टर चंपक, बिजनेस सूट वाली महिला ने सिर हिलाया और ऑफिस से बाहर चली गई। उसके जाने के बाद सनी ने जल्दी से नित्या को मिस्टर चंपक के सामने खींच लिया। मिस्टर चंपक, ये मेरी कजिन नित्या है, मैंने आपसे पिछली बार बात की थी, सनी ने झुककर कहा। मिस्टर चंपक ने नित्या को देखा और उसकी आंखें अचानक चमक उठी। ये लड़की वाकई बहुत खूबसूरत थी। ये तुम्हारी कजिन है? मिस्टर चंपक ने तुरंत अपना रवैया बदल लिया। वाकई बहुत सुंदर है। मिस्टर चंपक ने नित्या को ललचाई नजरों से देखा।
नित्या ने जल्दी से कहा, नमस्ते मिस्टर चंपक। अरे इतना औपचारिक मत बनो, बैठो। मिस्टर चंपक खुद खड़ा हुआ और नित्या को बगल में बैठाया। नित्या, तुम्हारे परिवार में कितने लोग हैं? कहाँ रहती हो? इस साल कितनी उम्र है? मिस्टर चंपक ने नित्या का हाथ पकड़कर और ललचाई नजरों से पूछा। नित्या का चेहरा थोड़ा अजीब हो गया। उसने जल्दी से अपना हाथ छुड़ाया और मिस्टर चंपक के सवालों का जवाब देना शुरू किया। मिस्टर चंपक ने फिर से नित्या का हाथ पकड़ा और शरारती मुस्कान के साथ कहा, मुझे मिस्टर चंपक क्यों बुला रही हो? मेरा नाम लो। अगर आज रात फ्री हो तो डिनर पर चलें। नित्या ने अजीब से लहजे में कहा, मिस्टर चंपक, मुझे नहीं लगता इसकी जरूरत है। शर्माने की क्या बात है? तुम्हें डिनर पर ले जाना मेरा हक है। मिस्टर चंपक ने नित्या की टांग पर हाथ रखते हुए कहा। मिस्टर चंपक, सनी ने स्थिति देखकर जल्दी से चिल्लाया, लेकिन मिस्टर चंपक को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने कुछ नहीं कहा और अपना हाथ नित्या की टांग पर रख दिया। नित्या ने मिस्टर चंपक का हाथ धक्का देकर हटाया और खड़ी हो गई। मिस्टर चंपक, कृपया थोड़ा सम्मान करें। नित्या के रवैये को देखकर मिस्टर चंपक का चेहरा धीरे धीरे गंभीर हो गया। मिस्टर चंपक ने सिगरेट जलाई और सनी को नाखुशी से देखा। सनी, मैंने तुम्हारे कजिन को ये मौका सिर्फ तुम्हारे दोस्त की वजह से दिया, मिस्टर चंपक ने तंज कसते हुए कहा। हाँ, मिस्टर चंपक, मैं समझ गया, सनी ने जल्दी से सिर हिलाया और झुककर जवाब दिया। मिस्टर चंपक ने आगे कहा, लेकिन तुम्हारा कजिन कुछ ज्यादा ही बेअदब है ना? उसे डिनर पर बुलाना इतना मुश्किल क्यों है? मिस्टर चंपक की बात सुनकर शिवम मन ही मन भड़क गया। यहाँ तक कि एक मूर्ख भी उसकी नीयत समझ सकता था। सनी ने हल्की शर्मिंदगी के साथ मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर चंपक, मेरी कजिन बहुत शरीफ लड़की है। अगर आप सचमुच मजे करना चाहते हैं तो मैं आज रात का इंतजाम कर दूंगा। मैं गारंटी देता हूँ आप खुश होंगे। तेरी माँ की। ये सुनकर मिस्टर चंपक ने अपने हाथ की सिगरेट सनी की तरफ फेंक दी। सनी, तुम क्या बकवास कर रहा है? क्या मुझे पैसे की कमी है? मिस्टर चंपक ने ठंडे लहजे में कहा। सनी वहां खड़ा बेहद शर्मिंदा दिख रहा था। गुस्से में होने के बावजूद वह गुस्सा जाहिर नहीं कर सका। सनी, मैं तुझसे साफ साफ कहता हूँ, मैं बस तेरे कजिन के साथ मस्ती करना चाहता हूँ, और मैं ये जरूर करूंगा, मिस्टर चंपक ने ठहाका लगाते हुए कहा। नित्या का चेहरा बेहद खराब हो गया। उसने सनी को चिंता से देखा। शिवम ने सनी की तरफ देखा, जैसे वह उसका रवैया देखना चाहता हो। सनी काफी देर तक चुप रहा। फिर उसने दांत पीसते हुए कहा, मिस्टर चंपक, हम ये नौकरी छोड़ देंगे। ये कहकर सनी नित्या के पास गया और बोला, चलो निकलते हैं। रुक, मिस्टर चंपक ने हंसते हुए कहा, मैंने कहा, ये लड़की मेरी होगी। अगर तुम अभी चले गए तो न सिर्फ तुम्हारी नौकरी जाएगी, बल्कि तुम मुझसे भी पंगा ले लोगे। मिस्टर चंपक ने धमकी भरे अंदाज में कहा। ये सुनकर सनी का चेहरा और खराब हो गया। पुणे सेंट्रल बैंक के मैनेजर के तौर पर मिस्टर चंपक को कई बड़े बड़े बिजनेसमैन जानते थे। किसी को बर्बाद करना उनके लिए खेल था। अब भी पछताने का वक्त है, मिस्टर चंपक ने बेपरवाही से कहा। सनी ने दांत पीसते हुए गहरी सांस ली और बोला, मिस्टर चंपक, जो करना है मुझसे करो। मेरी कजिन का इससे कोई लेना देना नहीं। शिवम को मन ही मन थोड़ा सुकून हुआ। कम से कम सनी इतना बुरा नहीं था कि अपने फायदे के लिए अपनी कजिन को बेच दे। चलो, नित्या ने धीरे से शिवम से कहा, लेकिन शिवम ने सिर हिलाया। उसने नित्या को पीछे खींचा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें सचमुच ये नौकरी चाहिए? नित्या ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, बिल्कुल। मैंने इतने साल मेहनत से पढ़ाई की, मास्टर्स की डिग्री ली। मुझे नहीं पता था कि जॉब ढूंढते वक्त ऐसी बेइज्जती होगी। शिवम ने भी मन ही मन आह भरी। मिस्टर चंपक जैसे लोग ही थे जिनकी वजह से युवाओं की जिंदगी और मुश्किल हो रही थी। शिवम ने नित्या के कंधे पर हाथ रखा और कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल दिलवाऊंगा और पुणे सेंट्रल बैंक में नौकरी भी। बस अब ढोंग मत करो, सनी ने तंज कसते हुए कहा। तुम बाहर से आया है, तुझमें इतनी ताकत कहाँ से आएगी? शिवम ने कोई सफाई नहीं दी। वह मिस्टर चंपक की ओर बढ़ा और उनकी डेस्क पर बैठ गया। मिस्टर चंपक सन्न रह गए, फिर गुस्से में बोले, तुम मरने की ख्वाहिश रखता है? जल्दी से यहाँ से निकल। शिवम ने मिस्टर चंपक को ठंडे लहजे में देखा और कहा, अब मेरे दोस्त से माफी मांगो और नित्या के लिए जॉब का इंतजाम करो, फिर मैं इसे छोड़ दूंगा। शिवम की बात सुनकर मिस्टर चंपक हंस पड़े और बोले, ये मूर्ख कहाँ से आया? छोड़ दूंगा? तुम अपने आप को क्या समझता है? शिवम ने ठहाका लगाया और कहा, ये मेरा आखिरी वार्निंग है। वार्निंग मेरी माँ की। मिस्टर चंपक ने बिना देर किए शिवम की ओर मुक्का चलाया। शिवम ने हाथ उठाकर मिस्टर चंपक का मुक्का पकड़ लिया। फिर मिस्टर चंपक हिल भी नहीं पाए। तुम मुझे छोड़, वरना मैं तुझे माफ नहीं करूंगा, मिस्टर चंपक ने घबराते हुए कहा। नित्या और सनी भी दौड़कर आए। शिवम, मेरे लिए उसे छोड़ दे, भूल जा और चलते हैं। ठीक है, नित्या ने घबराते हुए कहा।
सनी ने भी मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर चंपक, मेरा दोस्त अभी अभी पुणे आया है और उसे बर्ताव नहीं पता। आप बुरा मत मानिए। ये सुनकर कि शिवम अभी पुणे आया था, मिस्टर चंपक और साहसी हो गए। वह जोर से चिल्लाए, तुमने मुझसे पंगा लिया। मैं तुझे बता दूं, तुम पुणे में नहीं टिक पाएगा। नित्या और सनी निराश हो गए। सनी ने गुस्से में कहा, अगर तुम अपनी कब्र खुद खोदना चाहता है तो खोद ले, हमें क्यों घसीट रहा है। शिवम ने धीरे धीरे मिस्टर चंपक को छोड़ा, फिर फोन निकालकर डेविड को कॉल करने लगा। लेकिन मिस्टर चंपक को लगा कि शिवम डर गया। उसने तुरंत शिवम की नाक पर उंगली रखकर गाली दी, अब डर लग रहा है। मैं तुझे बता दूं, अब बहुत देर हो चुकी है। तुम घुटनों पर गिड़गिड़ाए तब भी मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। शिवम ने उसे नजरअंदाज किया। वह फोन निकालकर डेविड को कॉल करने वाला था कि तभी डेविड का कॉल आ गया। कॉल कनेक्ट होने पर डेविड ने फोन पर कहा, मिस्टर शिवम, मैं ऑफिस पहुंच चुका हूं। आप कब आ रहे हैं? शिवम ने उदास स्वर में कहा, मिस्टर डेविड, मैं अभी आपके मैनेजर के ऑफिस में हूं। उसने एक कर्मचारी को छेड़ा और मुझे पुणे से निकालने की धमकी दी। डेविड सन रह गए और जल्दी से पूछा, मिस्टर शिवम, आप किस मैनेजर के ऑफिस में हैं? मिस्टर चंपक, शिवम ने कहा। ठीक है, कृपया थोड़ा इंतजार करें, मैं अभी आता हूं, डेविड ने जल्दी से कहा। कॉल खत्म होने के बाद शिवम ने मिस्टर चंपक को देखा और ठंडे लहजे में कहा, आपका प्रेसिडेंट जल्दी ही यहाँ होगा। हाँ, मिस्टर चंपक हंसी नहीं रोक पाए। तुझे पता है हमारा प्रेसिडेंट कितना बड़ा आदमी है? तुझे पता है वह रोज कितने लोगों से मिलता है? मिस्टर चंपक ने तंज कसते हुए कहा, तुझे ढोंग करना भी नहीं आता, अपनी औकात देख, तुम हमारे बैंक प्रेसिडेंट का नाम लेने लायक भी है। सनी ने भी भौहें चढ़ाईं। ये लड़का कुछ ज्यादा ही अविश्वसनीय था। वह कह रहा था कि उसे पुणे के सबसे बड़े बैंक का प्रेसिडेंट जानता है। शिवम, चलो जल्दी निकलते हैं। नित्या डर के मारे कांप रही थी और शिवम को बार बार कह रही थी। शिवम बेफिक्र था और चुपचाप वहां बैठकर इंतजार करने लगा। पलक झपकते ही 5 मिनट बीत गए। मिस्टर चंपक थोड़ा बेचैन हो गए और चिल्लाए, बस मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने का वक्त नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड्स कहाँ हैं? इन लोगों को बाहर फेंको। 4-5 सिक्योरिटी गार्ड्स दरवाजे से अंदर दौड़े। उन्होंने शिवम को आक्रामक ढंग से देखा। शिवम ने हल्की सी भौहें चढ़ाईं। ये सिक्योरिटी गार्ड्स उनके लिए कोई मुकाबला नहीं थे, लेकिन यहाँ हिंसा करने से मिस्टर डेविड के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती थी। जल्दी करो और इसे बाहर घसीटो, मिस्टर चंपक चिल्लाए। सिक्योरिटी गार्ड्स बिना कुछ कहे शिवम की ओर बढ़े। सब रुक जाओ। तभी डेविड ने दरवाजा खोलकर प्रवेश किया। वह हाँफ रहा था और उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें थीं। मिस्टर चंपक डेविड को देखकर सन रह गए। वह जल्दी से उनके पास गए और चापलूसी भरी मुस्कान के साथ बोले, प्रेसिडेंट, आप यहाँ कैसे? डेविड ने मिस्टर चंपक को ठंडी नजर से देखा और कुछ नहीं कहा। फिर डेविड शिवम के सामने गए और माफी मांगते हुए बोले, मिस्टर शिवम, मुझे खेद है कि ऐसा हुआ। प्रेसिडेंट के तौर पर मुझे इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आप बहुत विनम्र हैं, मिस्टर डेविड, शिवम ने कहा। ये दृश्य देखकर मिस्टर चंपक डर के मारे कांपने लगे। उनका चेहरा पीला पड़ गया। क्या ये लड़का वाकई बैंक प्रेसिडेंट को जानता था? और बैंक प्रेसिडेंट का उसके प्रति रवैया इतना सम्मानजनक था। तुम अपना सामान बांध और तुरंत यहाँ से निकल, डेविड ने मिस्टर चंपक की ओर इशारा करते हुए कहा। ये सुनकर मिस्टर चंपक घबरा गए। वह कई सालों से पुणे सेंट्रल बैंक में थे और उन्होंने ढेर सारा पैसा कमाया था। उनकी मोटी तनख्वाह ने उन्हें कई गाड़ियां और मकान लोन पर लेने में मदद की थी। अगर वह निकाले गए तो उनकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। ये सोचकर मिस्टर चंपक घुटनों के बल बैठ गए और गिड़गिड़ाने लगे, मिस्टर डेविड, मैं गलत था। मेरे इतने सालों की मेहनत के लिए कृपया मुझे माफ कर दें। डेविड ने मिस्टर चंपक का हाथ झटका और ठंडे लहजे में कहा, तुझ पर पहले भी कई बार शिकायतें आई हैं। तुमने सबक नहीं सीखा। तेरे जैसे आदमी हमारे बैंक में काम नहीं कर सकते। तुरंत निकल। मिस्टर चंपक का चेहरा राख की तरह हो गया। तभी वह शिवम की ओर दौड़ा और उसकी टांग पकड़कर गिड़गिड़ाने लगा, मैं नासमझ था। कृपया मेरे लिए माफी मांग दो। मैं सचमुच अपनी गलती मानता हूँ। शिवम ने ठहाका लगाया और कहा, मैंने तुझे पहले ही मौका दे दिया था। सिक्योरिटी, इसे बाहर फेंको। डेविड ने बेसब्री से हाथ हिलाया। कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स जल्दी से आगे आए और मिस्टर चंपक को जबरदस्ती ऑफिस से बाहर घसीट ले गए। सनी और नित्या सन रह गए। उन्हें कभी नहीं लगा था कि शिवम की इतनी पहुंच है। तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तेरा इतना दमदार दोस्त है? सनी ने थोड़ा अटपटाते हुए कहा। नित्या ने धीरे से कहा, मुझे भी नहीं पता था। हम बहुत समय बाद मिले हैं। मिस्टर शिवम, चलो ऑफिस वापस चलते हैं, डेविड ने शिवम को देखकर कहा। शिवम ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। दरवाजे पर पहुंचकर शिवम अचानक रुक गया। वह मुड़ा और नित्या की ओर इशारा करते हुए बोला, मिस्टर डेविड, ये मेरी सहपाठी है। ये बहुत पढ़ी लिखी है और नैतिक रूप से भी सही है। डेविड ने नित्या की ओर देखा और मुस्कुराया। सच में?
हमारा बैंक ऐसी प्रतिभा को कभी नहीं छोड़ेगा। ये सुनकर नित्या खुशी से उछल पड़ी। उसने जल्दी से झुककर कहा, धन्यवाद मिस्टर डेविड। फिर शिवम और डेविड बैंक मैनेजर के ऑफिस में चले गए। डेविड का ऑफिस ज्यादा शानदार नहीं था, बल्कि काफी सादगी भरा था। बुकशेल्फ में फूल और पौधे भरे थे। साफ था कि डेविड बहुत रुचि रखने वाला इंसान था। मिस्टर शिवम, हमारे समझौते के मुताबिक सुनील सुबह 9 बजे लोन के लिए आएगा। डेविड ने खुद शिवम के लिए पानी का गिलास डाला। शिवम ने गहरी सांस ली। उसके दिल में उत्सुकता थी। शिवम वाकई जानना चाहता था कि ये आदमी, जो खुद को बहुत बड़ा समझता था, उसके पैरों तले कुचला जाने पर कैसा महसूस करेगा। मिस्टर शिवम, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आपका मिस मोनिका के साथ क्या रिश्ता है? डेविड ने अचानक टटोलते हुए पूछा। मोनिका का जिक्र सुनते ही शिवम का चेहरा हल्का सा लाल हो गया और उसके होठों पर मुस्कान आ गई। मैं ये नहीं बता सकता, शिवम ने सिर हिलाकर कहा। शिवम की प्रतिक्रिया देखकर डेविड जोर से हंसा और बोला, मैं समझ गया। कोई आश्चर्य नहीं कि मिस मोनिका को आपकी इतनी चिंता है। ये कहते हुए डेविड पास आए और धीरे से बोले, मिस मोनिका ने मुझे कल रात कॉल किया था। शिवम सन रह गया और जल्दी से पूछा, उसने आपको कॉल किया? क्या कहा? डेविड ने चाय का घूंट लिया और मुस्कुराते हुए कहा, उसने आपके इलाज की स्थिति के बारे में पूछा और मुझे कुछ निर्देश भी दिए। शिवम ने डेविड की ओर देखा और उनके आगे बोलने का इंतजार किया। डेविड ने मुस्कुराते हुए कहा, थक्कर परिवार ने 200 करोड़ के लोन के लिए अप्लाई किया था और ये पैसा मंजूर हो चुका है। मिस मोनिका चाहती हैं कि ये 200 करोड़ आपको 3 साल के लिए बिना ब्याज के लोन के तौर पर दिया जाए। शिवम सन रह गया। 200 करोड़ उसे लोन में, वो भी बिना ब्याज के। शिवम ने कठिनाई से निगला। बचपन से लेकर अब तक शिवम ने इतना पैसा कभी नहीं देखा था। उसे इतने पैसे का अंदाजा भी नहीं था। मिस्टर शिवम, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। डेविड ने इधर उधर देखा और सावधानी से कहा, भले ही आप ये पैसा न लौटाएं, मिस मोनिका जरूर आपके लिए कोई रास्ता निकालेगी। डेविड ने चालाकी से कहा। शिवम ने गहरी सांस ली और कहा, मैं ये पैसा जरूर लौटाऊंगा। आप निश्चिंत रहें मिस्टर डेविड। डेविड जोर से हंसा और कुछ नहीं बोला। तभी सचिव ने दरवाजा खटखटाया और बाहर खड़े होकर बोला, बैंक मैनेजर मिस्टर सुनील यहाँ हैं। ओह, सच में? डेविड ने भौहें उठाईं। वह कहाँ है? सचिव ने कहा, वह वीआईपी रिसेप्शन रूम में आपका इंतजार कर रहा है। उसे मेरे ऑफिस में बुलाओ, डेविड ने निर्देश दिया। हाँ प्रेसिडेंट। सचिव ने सिर हिलाया और बाहर चला गया। शिवम का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने उम्मीद भरी नजरों से दरवाजे की ओर देखा और सुनील के आने का इंतजार करने लगा। समय मिनट दर मिनट बीतता गया। 5 मिनट बाद दरवाजा खुला। फिर सुनील को मुस्कुराते हुए कुछ गिफ्ट बॉक्स लिए अंदर आते देखा। मिस्टर डेविड, आज कैसे? सुनील अपनी बात पूरी करने से पहले ही शिवम को देखकर रुक गया। उसके चेहरे की मुस्कान तुरंत गायब हो गई और ठंडक छा गई। तुम यहाँ क्या कर रहा है? सुनील ने ठंडे लहजे में कहा। अगर तुम यहाँ आ सकता है तो मैं क्यों नहीं? शिवम ने बेपरवाही से कहा। सुनील ने ठहाका लगाया और गिफ्ट बॉक्स टेबल पर रखा। फिर उसने डेविड की ओर देखा और विनम्रता से कहा, मिस्टर डेविड, मैं आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट लाया हूँ। कृपया इसे स्वीकार करें। डेविड ने हाथ हिलाया और कहा, मिस्टर सुनील, कृपया बैठें। सुनील शिवम के बगल में बैठ गया। डेविड कुछ कह पाते उससे पहले सुनील ने ठंडे लहजे में कहा, मिस्टर डेविड, ये लड़का भी लोन के लिए आया है ना? मैं जानता था, तुम्हारी काबिलियत से कंपनी चलाना नामुमकिन है। मेरा ख्याल है तुम मुझे सोल नरिशमेंट पिल दे दो, मैं तुम्हें 10-20% दे सकता हूँ, सुनील ने कुछ घमंड के साथ कहा। शिवम ने ठहाका लगाया और कहा, मुझे लगता है तुम सपने देख रहा है। मिस्टर डेविड, हमारी दोस्ती की खातिर कृपया इसका लोन रिजेक्ट कर दें, क्योंकि ये बिल्कुल भी लौटाने की काबिलियत नहीं रखता, सुनील ने शिवम की ओर ठंडी नजर से देखते हुए कहा। डेविड ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर सुनील, पहले एक गिलास पानी पियो। जल्दबाजी मत करो। सुनील को पानी पीने का मूड कहाँ था। डेविड का रवैया देखकर वह भौहें चढ़ाकर बोला, मिस्टर डेविड, आप आखिर चाहते क्या हैं? डेविड ने बेपरवाही से कहा, मिस्टर सुनील, आपके लिए एक बुरी खबर है। आपका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया है। ये सुनकर सुनील ने टेबल पर जोर से थप्पड़ मारा और खड़ा हो गया। वह डेविड को घूरते हुए चिल्लाया, ये कैसे मुमकिन है? डेविड ने हाथ फैलाए और कहा, मैं कुछ नहीं कर सकता। हमारी जांच में पता चला कि आपकी कंपनी में खामियां हैं और आपका मार्केट शेयर तेजी से गिर रहा है। आपको भी पता है कि हमारा बैंक बैड डेट से डरता है, डेविड ने मुस्कुराते हुए कहा। सुनील ने तुरंत चिंतित होकर कहा, मिस्टर डेविड, हमारी कंपनी ने आपके बैंक से कई बार लोन लिया है, लेकिन कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। आपको मुझ पर भरोसा करना होगा। पहले कोई दिक्कत न होने का मतलब ये नहीं कि भविष्य में भी नहीं होगी, है ना? डेविड ने मुस्कुराते हुए कहा। सुनील घबरा गया।
अगर उसे ये पैसा नहीं मिला तो थक्कर परिवार की पूंजी की चेन टूट जाएगी और तब उनकी कंपनी पूरी तरह ढह जाएगी। ये सोचकर सुनील ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मिस्टर डेविड, ये पैसा मेरे लिए बहुत जरूरी है। कृपया कोई रास्ता सोचें। मैं, सुनील, इस एहसान को जिंदगी भर याद रखूंगा। डेविड ने हाथ हिलाया और कहा, इसका फैसला मुझ पर नहीं है। आप किसी और बैंक में जाकर कोशिश क्यों नहीं करते? सुनील गुस्से से लाल हो गया। पुणे सेंट्रल बैंक के अलावा कौन सा बैंक 200 करोड़ का कमर्शियल लोन मंजूर करेगा? मिस्टर डेविड, मेरी मदद करें, सुनील ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। लेकिन डेविड ने सुनील को नजरअंदाज कर दिया। उसने शिवम की ओर देखा और कहा, मिस्टर शिवम, ये आपका लोन कॉन्ट्रैक्ट है। बस साइन कर दीजिए और काम हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर डेविड। शिवम ने मुस्कुराते हुए पेन लिया और जानबूझकर सुनील की ओर देखा। सुनील ने कॉन्ट्रैक्ट को घूरा। उसने साफ साफ देखा कि कॉन्ट्रैक्ट पर लोन की राशि ठीक 200 करोड़ थी। इस पल में सुनील को सब समझ आ गया। वह गुस्से में बोला, डेविड, तुमने मुझे धोखा दिया। चाहे क्वालिफिकेशन हो या फाइनेंशियल काबिलियत, ये लड़का मुझसे मुकाबला नहीं कर सकता। फिर भी इसे 200 करोड़ का लोन। मुझे लगता है तुमने मेरा अप्रूवल इस लड़के को दे दिया। डेविड बेपरवाह था। उसने ठहाका लगाया और कहा, मिस्टर सुनील, बधाई हो, तुमने सही अनुमान लगाया, लेकिन अफसोस कोई इनाम नहीं है। सुनील और गुस्से में आ गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि डेविड सीधे सीधे मान लेगा और उसे जरा भी इज्जत नहीं देगा। डेविड, तुमने हद कर दी, सुनील ने दांत पीसते हुए कहा। मुझे नहीं लगता कि मैं पुणे सेंट्रल बैंक के बिना नहीं रह सकता। सुनील चिल्लाया और जाने के लिए मुड़ा। रुको, तभी डेविड ने सुनील को रोका। सुनील खुश हो गया। उसे लगा कि अभी भी कोई मौका है, इसलिए वह जल्दी से मुड़ा। लेकिन डेविड ने टेबल पर रखे गिफ्ट बॉक्स की ओर इशारा किया और कहा, तुम अपनी चीजें ले जाना भूल गए। इससे सुनील और गुस्से में आ गया। उसने डेविड की ओर उंगली उठाई और कहा, बस तुम इंतजार करो। ये कहकर सुनील दरवाजे से बाहर भाग गया। ये दृश्य देखकर शिवम मन ही मन हंसा। सुनील अपनी दौलत और कनेक्शंस के दम पर बड़ा बनता था और आम लोगों को कीड़े मकोड़े की तरह कुचलता था। ऐसे इंसान को देर सबेर उसकी सजा मिल ही जाती। उसके जाने के बाद डेविड ने शिवम को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर शिवम, इस कॉन्ट्रैक्ट में कुल 64 साइन चाहिए। कोई भी मिस मत करना। चिंता मत करो, शिवम ने मुस्कुराते हुए कहा। शिवम को कॉन्ट्रैक्ट साइन करने में करीब 20 मिनट लगे। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद डेविड ने एक काला बैंक कार्ड निकाला। ये बैंक कार्ड पुणे सेंट्रल बैंक का वीआईपी कार्ड है। जब तक आपके पास ये कार्ड है, आप हमेशा हमारे बैंक के वीआईपी कस्टमर रहेंगे, डेविड ने कहा। इस कार्ड के साथ ज्यादातर हाई एंड स्टोर्स आपको खास ट्रीटमेंट देंगे। बेशक, ये सिर्फ पुणे तक सीमित है, डेविड ने आगे कहा। शिवम ने ढेर सारी भावनाओं के साथ बैंक कार्ड को सहलाया। कुछ हफ्ते पहले तक शिवम के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन अब उसके पास 200 करोड़ का बैंक कार्ड था। ऐसा भारी बदलाव उसे सपने जैसा लग रहा था। मिस्टर डेविड, अगर कुछ और नहीं है तो मैं चलता हूँ, शिवम खड़ा हुआ और बोला। डेविड ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है मिस्टर शिवम, अगर कुछ हो तो हम संपर्क में रहेंगे। पुणे सेंट्रल बैंक से बाहर निकलने के बाद शिवम को नित्या और सनी दरवाजे पर इंतजार करते मिले। शिवम, नित्या ने शिवम को देखते ही दौड़कर आते हुए कहा। सनी शर्मिंदगी से शिवम के सामने आया और चापलूसी भरी मुस्कान के साथ बोला, मिस्टर शिवम, मुझे पहले आपकी असलियत नहीं पता थी। उम्मीद है आप बुरा नहीं मानेंगे। शिवम ने सनी की ओर देखा और मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हालांकि सनी ने पहले तंज कसे थे, फिर भी वह अच्छा इंसान था। उसने अपनी कजिन की रक्षा की और अपने फायदे के लिए उसे नहीं बेचा। तुम लोग अभी भी यहाँ क्यों हो? शिवम ने पूछा। नित्या ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मेरी इतनी मदद की, मुझे तुम्हारा ठीक से शुक्रिया करना है। हाँ, मिस्टर शिवम, तुम्हें नहीं पता, पुणे सेंट्रल बैंक ने नित्या को सीधे मिस्टर चंपक की जगह मैनेजर बना दिया। सनी ने जल्दी से कहा, मैं पुणे सेंट्रल बैंक की मैनेजर हूँ। कितना कमाल है, फिर सनी ने आश्चर्य से कहा। शिवम भी थोड़ा हैरान था। उसे नहीं लगा था कि डेविड उसे इतनी इज्जत देगा। शिवम, आज रात मैं तुम्हें डिनर करवाती हूँ, नित्या ने कहा। इसकी जरूरत नहीं, शिवम ने सिर हिलाया। वह मोनिका के अलावा किसी और लड़की से उलझना नहीं चाहता था और नित्या भी इसका अपवाद नहीं थी। मिस्टर शिवम, चाहे कुछ भी हो, मुझे आज रात तुम्हें डिनर करवाना ही है। तुम यहाँ कम ही आते हो तो मुझे मेजबान के तौर पर अपना बेस्ट करना है, सनी ने बहुत उत्साह से कहा। सनी की मेहमान नवाजी देखकर शिवम मना नहीं कर सका। मजबूरन शिवम को हाँ कहना पड़ा। उन्होंने शाम 6 बजे का अपॉइंटमेंट तय किया और फिर शिवम होटल लौट गया। होटल लौटने के बाद जुनैद होटल में शिवम का इंतजार कर रहा था। शिवम को देखते ही जुनैद जल्दी से उसके पास आया। मिस्टर शिवम, आपने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? जुनैद ने कुछ चिंता से कहा। शिवम ने मुस्कुराते हुए कहा, तुझे गहरी नींद में सोता देखकर मुझे तुझे डिस्टर्ब करने का मन नहीं हुआ।
जुनैद ने थोड़ी शर्मिंदगी के साथ कहा, मैं बहुत गहरी नींद में सोता हूँ। अगली बार आप मुझे सीधे जगा सकते हैं। अगर नहीं जगा तो आप मुझे पीट सकते हैं। मैं जरूर जाग जाऊंगा। शिवम हंस पड़ा। दूसरी ओर सुनील पुणे सेंट्रल बैंक से निकलने के बाद प्रांतीय राजधानी से जल्दी नहीं गया। उसने पहले पुणे के सभी बड़े बैंकों में कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से सभी बैंकों ने थक्कर परिवार के लोन को रिजेक्ट कर दिया। और वजह भी वही थी, उन्हें थक्कर परिवार के भविष्य पर भरोसा नहीं था और उन्हें लगता था कि थक्कर परिवार लोन चुकाने की काबिलियत नहीं रखता। सुनील ने अपने ढेर सारे कनेक्शंस का इस्तेमाल किया, लेकिन सभी रिजेक्ट हो गए। इससे सुनील को अचानक एहसास हुआ, जाहिर है कोई जानबूझकर थक्कर परिवार के साथ छेड़छाड़ कर रहा था, वरना सभी बैंक उन्हें रिजेक्ट नहीं करते। और पुणे में ये सब करने की ताकत सिर्फ एक इंसान के पास थी, वह थी मोनिका। उसने साफ कहा था कि वह इस मामले में दखल नहीं देगी। सुनील हैरान और गुस्से में था, लेकिन थक्कर परिवार मोनिका के सामने बहुत कमजोर था। सुनील ने फोन पकड़ा और बहुत हिचकिचाहट के बाद आखिरकार मोनिका का नंबर डायल किया। कॉल जल्दी ही उठा लिया गया और मोनिका की ठंडी आवाज दूसरी ओर से आई। मिस्टर सुनील, आप मुझे कॉल करने के लिए इतने फ्री कैसे हैं? मोनिका की आवाज हमेशा शांत और सुसंस्कृत लगती थी। सुनील ने गहरी सांस ली और चापलूसी भरी मुस्कान के साथ कहा, मिस मोनिका, आपने नहीं कहा था कि आप थक्कर परिवार और शिवम के बीच के झगड़े में दखल नहीं देंगी? दूसरी ओर मोनिका ने हैरानी से कहा, मैंने वाकई इस मामले में दखल नहीं दिया। आप ये क्यों पूछ रहे हैं? सुनील ने गुस्सा दबाते हुए कहा, तो फिर डेविड ने थक्कर परिवार का लोन रिजेक्ट क्यों किया और शिवम को लोन क्यों अप्रूव किया? मोनिका ने मुस्कुराते हुए कहा, अंकल सुनील, आपने मुझे गलत समझा। ये मेरे इशारे पर नहीं हुआ, बल्कि शिवम ने खुद किया। सुनील ने गुस्से में कहा, ये कैसे मुमकिन है? वो तो बस एक आम इंसान है, उसकी डेविड तक क्या पहुंच होगी? अंकल सुनील, क्या आपको नहीं पता? शिवम ने मिसेज डेविड की बीमारी ठीक की थी। डेविड अपनी पत्नी से सबसे ज्यादा प्यार करता है, मोनिका ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या थक्कर परिवार इतना बड़ा है, फिर भी आप लोग सिर्फ शिवम के खिलाफ नहीं टिक पाए? मोनिका के शब्दों में छिपा तंज था। सुनील वहीं सन रह गया। क्या वाकई शिवम ने सब कुछ खुद किया था? अंकल सुनील, अगर कुछ और नहीं है तो मैं फोन रखती हूँ, मोनिका ने मुस्कुराते हुए कहा। ये कहकर उसने फोन काट दिया। सुनील कार में उदास चेहरा लिए बैठा था। कोई नहीं जानता था कि वह क्या सोच रहा था। मिस्टर सुनील, अब हम कहाँ जाएं? ड्राइवर ने पूछा। सुनील ने ठंडे चेहरे के साथ कहा, पहले जयपुर वापस चलो। इस दिन शिवम होटल में बैठकर आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा को मुश्किल से सोख रहा था। प्रांतीय राजधानी में लोग तो बहुत थे, लेकिन जमीन कम थी और आध्यात्मिक ऊर्जा भी बहुत कम थी। पूरे दिन में शिवम को लगभग कुछ हासिल नहीं हुआ। लगता है बड़ा शहर मेरे लिए ठीक नहीं है, शिवम ने सोचा। हालांकि ऐसा था, शिवम अच्छी तरह जानता था कि भले ही बड़े शहरों में आध्यात्मिक ऊर्जा कम हो, लेकिन बाकी संसाधन छोटे शहरों से कहीं ज्यादा थे। मसलन जड़ी बूटियां। जयपुर में 10 साल से ज्यादा पुरानी जड़ी बूटियां कीमती मानी जाती थीं। लेकिन प्रांतीय राजधानी में 50 या 100 साल पुरानी जड़ी बूटियों का राजा भी देखा जा सकता था। रात को नित्या ने ठीक समय पर शिवम को कॉल किया। उसने और सनी ने पहले ही एक रेस्तरां बुक कर लिया था और रेस्तरां में शिवम का इंतजार कर रहे थे। आधे घंटे बाद शिवम और जुनैद उस रेस्तरां पहुंच गए। सनी ने खास तौर पर एक हाई एंड रेस्तरां में प्राइवेट रूम बुक किया था। ये रेस्तरां बहुत महंगा था और प्रति व्यक्ति 20,000 रुपये खर्च होते थे। सनी के लिए ये निश्चित रूप से बड़ी रकम थी। शिवम के अंदर आने के बाद सनी जल्दी से खड़ा होकर उसका स्वागत करने लगा। मिस्टर शिवम, आप आ गए। सनी का रवैया बहुत सम्मानजनक था। इससे शिवम थोड़ा शर्मिंदा हुआ। उसने हाथ हिलाया और कहा, इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं। सनी ने शर्मिंदगी से मुस्कुराते हुए कहा, माफ कीजिए, मैं लंबे समय से नौकरी कर रहा हूँ। जब कोई मुझसे ऊंचे दर्जे का मिलता है तो मुझे चापलूसी की आदत हो गई है। शिवम ने इस पर कुछ नहीं कहा। ये वाकई हकीकत थी। फिर सनी ने वेटर को बुलाकर खाना शुरू करने को कहा। खाना बहुत शानदार था, जिसमें बोस्टन लॉबस्टर और फ्रेंच फोई ग्रास था, जो शिवम ने पहले कभी नहीं खाया था। शिवम, तुम अब कौन सी जॉब करते हो? तुम इतने जबरदस्त हो कि डेविड भी तुम्हें इज्जत देता है, नित्या ने खाने की मेज पर पूछा। शिवम ने सोचकर कहा, मेरे पास कोई बड़ा रुतबा नहीं है, मैं बस एक आम इंसान हूँ। छी, तुम कितना कम बोलता है, नित्या ने आंखें मटकाकर कहा। शिवम मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। खाने के बीच में शिवम ने जुनैद को पहले ही बिल चुकाने को कहा। खाना खत्म होने तक सनी थोड़ा नशे में था। उसने छाती ठोककर कहा, मिस्टर शिवम, खाने के बाद का इंतजाम मैं करूंगा। शिवम ने जल्दी से सिर हिलाया और कहा, नहीं, खाना खाकर वापस जाओ और आराम करो। ये नहीं चलेगा, सनी ने जिद्दी अंदाज में कहा। मुझे पता है, तुम जैसे बड़े लोग बार और नाइट क्लब से बोर हो चुके हो। बाद में मैं तुम्हें प्रांतीय राजधानी की खासियत दिखाऊंगा।
सनी ने कुछ गर्व के साथ कहा। खासियत, शिवम ने उत्सुकता से भौहें उठाईं। सनी ने धीरे से कहा, प्रांतीय राजधानी में सबसे मशहूर जगह है अंडरग्राउंड बॉक्सिंग रिंग। वहां के फाइटर्स ब्लैक बॉक्सिंग करते हैं और वहां अनगिनत मार्शल आर्टिस्ट्स हैं। ये कहकर सनी ने छाती ठोककर कहा, मिस्टर शिवम, सच बताऊं, मैं भले ही पतला हूं, लेकिन मैं भी मार्शल आर्टिस्ट हूं। मैं अकेले 3-5 लोगों को हरा सकता हूं। ये सुनकर जुनैद, जो शिवम के बगल में था, हंस पड़ा। इससे सनी और दृढ़ हो गया कि वह अंडरग्राउंड बॉक्सिंग रिंग जाए। उसने आंखें तरेर कर कहा, तुझे भरोसा नहीं है ना? बाद में मैं तुझे दिखाऊंगा। ठीक है, मैं तेरी बात मानता हूं, शिवम ने मजबूरी में कहा। लेकिन शिवम को इस अंडरग्राउंड बॉक्सिंग रिंग में वाकई दिलचस्पी थी। जुनैद से इन स्ट्रेंथ मास्टर्स की बात सुनने के बाद शिवम वाकई देखना चाहता था कि ये मास्टर्स कितने ताकतवर हैं। खाने के बाद वे सब रेस्तरां से निकल गए। नित्या ने उन्हें अंडरग्राउंड बॉक्सिंग रिंग तक कार में ले गई। कार जल्दी ही एक होटल के प्रवेश द्वार पर पहुंच गई। कार पार्क करने के बाद सनी ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर शिवम, ऊपरी मंजिल पर होटल है और अंडरग्राउंड बॉक्सिंग रिंग 2 मंजिल नीचे है। यहाँ मजे करने आने वाले सब अमीर लोग हैं। शिवम ने सिर हिलाया और पार्किंग लॉट की ओर देखा। जैसा कि उम्मीद थी, वहां कई लग्जरी कारें खड़ी थीं। इससे शिवम की इस अंडरग्राउंड बॉक्सिंग रिंग में और दिलचस्पी बढ़ गई। फिर सनी ने शिवम और बाकियों को अंडरग्राउंड बॉक्सिंग रिंग की ओर ले गया। दरवाजे पर 2 सूट पहने तगड़े आदमी पहरा दे रहे थे। शिवम ने ध्यान से देखा और पाया कि ये दोनों काफी मजबूत थे। लगता है ये अंडरग्राउंड बॉक्सिंग रिंग वाकई खास है, शिवम ने सोचा। सनी ने 2 तगड़े आदमियों से बातचीत करने के बाद हाथ हिलाया और कहा, मिस्टर शिवम, अब हम अंदर जा सकते हैं। वे सब पहली मंजिल के अंडरग्राउंड बॉक्सिंग रिंग में दाखिल हो गए। अंदर घुसते ही शिवम को अंदर से शोर सुनाई दिया। वहां चीखें और गालियां थीं। अंडरग्राउंड बॉक्सिंग रिंग का लेआउट बार जैसा था। चारों ओर बिखरी हुई टेबल्स और बूथ्स थे। लोग वहां खा पी सकते थे। फर्क सिर्फ इतना था कि सामने का डांस फ्लोर एक रिंग में बदल गया था। मिस्टर शिवम, मेरे पीछे आओ, सनी ने हाथ हिलाया। फिर वे सब एक बूथ पर जाकर बैठ गए। बैठते ही वेटर वाइन लिस्ट लेकर आया। शिवम ने इधर उधर देखा और पाया कि यहाँ की शराब बहुत महंगी थी। एक बियर की बोतल की कीमत करीब 100 रुपये थी। तभी रिंग में 2 तगड़े आदमी आपस में भिड़ रहे थे। उनकी हर मुक्का जानलेवा लग रहा था। जब कोई गिरता तो चारों ओर से उत्साह भरी चीखें उठतीं। ये बिल्कुल कोलोसियम जैसा था। मिस्टर शिवम, यहाँ हम दांव भी लगा सकते हैं कि कौन सा कंटेस्टेंट जीतेगा। खेलना चाहोगे? सनी ने मुस्कुराते हुए कहा। शिवम ने हाथ हिलाया। उसे जुए में जरा भी रुचि नहीं थी। इस जगह में क्या मजा है? ये तो बहुत क्रूर है, नित्या ने भौहें चढ़ाकर कहा और चेहरा एक ओर कर लिया। अरे, तुम्हें समझ नहीं। इसे सबसे पुराना फाइटिंग स्टाइल कहते हैं। सबसे पुरानी हिंसा, सनी ने उत्साह से कहा। उसने रिंग में हो रही फाइट की ओर देखा और हाथ हिलाए। दुर्भाग्य से सनी जाहिर तौर पर एक शौकिया था। अरे, ये सनी नहीं है। तभी एक बड़े घुंघराले बालों वाली छोटी स्कर्ट पहने औरत अचानक उनके पास आए। वह सीधे सनी के पास गई और तंज भरे चेहरे के साथ बोली, सनी, तुझे लगता है तुम इस तरह की जगह में मजे करने लायक है? इस औरत को देखते ही सनी का चेहरा तुरंत खराब हो गया। ठंडे चेहरे के साथ उसने कहा, इसका तुझसे कोई लेना देना नहीं। उत्तेजक कपड़े पहने लड़की लीना ने ठहाका लगाया और नित्या की ओर देखा। उसने तंज कसते हुए कहा, ये तेरी नई गर्लफ्रेंड है क्या? तेरा टेस्ट बदल गया, अब तुझे शरीफ लड़कियां पसंद हैं। शरीफ? साफ जाहिर है कि ये बस दिखावा कर रही है। कौन जाने असल में इसने कितने मर्दों के साथ। टाइट स्कर्ट वाली औरत ने, जो लीना के बगल में थी, ठहाका लगाया। इन दोनों की बात सुनकर सनी तुरंत गुस्से में आ गया। वह अचानक खड़ा हुआ और गुस्से में चिल्लाया, लीना, मैं तुझसे बहुत पहले ब्रेकअप कर चुका हूँ। इतनी घटिया मत बन, जल्दी से यहाँ से निकल। लीना का चेहरा बदल गया। उसने दांत पीसते हुए कहा, सनी, तुम मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे की? बस तुम इंतजार कर। ये कहकर लीना मुड़कर चली गई। सनी का चेहरा अच्छा नहीं था और वह अब काफी होश में था। शिवम ने यूं ही पूछा, वो कौन थी? सनी ने जबरदस्ती मुस्कान लाकर कहा, मेरी एक्स गर्लफ्रेंड। मुझे पता चला कि उसने मुझे धोखा दिया तो हमारा ब्रेकअप हो गया। मुझे नहीं लगा था कि आज यहाँ उससे मुलाकात होगी। ये सुनकर शिवम को थोड़ा दुख हुआ। क्या ये मुलाकात ठीक वैसी नहीं थी जैसी उसने झेली थी? शिवम ने सनी के कंधे पर हाथ रखा और तसल्ली देते हुए कहा, तुझे भविष्य में उससे बेहतर लड़की मिलेगी, इतनी अच्छी कि तुझे यकीन नहीं होगा कि ऐसी लड़की तेरी जिंदगी में हो सकती है। ये शब्द सनी के लिए थे, लेकिन शिवम के लिए भी। धन्यवाद मिस्टर शिवम। सनी ने शराब पकड़ी और अचानक उसे मुंह में उड़ेल लिया। शिवम ने और कुछ नहीं कहा। उसने सिर उठाकर रिंग की ओर देखा। रिंग में 2 6 फुट से ज्यादा लंबे और 200 किलो से ज्यादा वजनी तगड़े आदमी अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ रहे थे। मुकों की चोट से माहौल चरम पर था।
शिवम बियर पीते हुए रिंग में हो रही फाइट का मजा ले रहा था। ये लोग कुछ खास नहीं हैं, जुनैद ने सिर हिलाते हुए कहा। शिवम ने मजाक में कहा, अगर तुम स्टेज पर जाए तो इन्हें हराने में कितना वक्त लगेगा। जुनैद ने कुछ गर्व से कहा, अगर मैं आधे मिनट में इन्हें जमीन पर न पटक दूं तो मैं हार जाऊंगा। शिवम मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। तभी लीना वापस आई। उसके बगल में एक बहुत तगड़ा आदमी था। वह आदमी इतना तगड़ा था कि लगभग एक छोटा पहाड़ था। वह करीब 2 मीटर लंबा था। भीड़ में वह बेहद आकर्षक था। इस तगड़े आदमी को देखकर सनी का चेहरा तुरंत खराब हो गया। मिस्टर शिवम, चलो जल्दी निकलते हैं। सनी ने शिवम का हाथ पकड़ा और जल्दी से कहा। शिवम ने सिर हिलाया और कहा, अब भागना चाहे तो शायद देर हो चुकी है। जैसा कि उम्मीद थी, लीना जल्दी से दौड़कर आए और सनी का हाथ पकड़ लिया। क्या अब भागना चाहता है? डर गया, लीना ने तंज कसते हुए कहा। सनी ने हिम्मत जुटाकर कहा, कौन कहता है मैं भागना चाहता था? क्या मैं बाथरूम नहीं जा सकता? यहाँ बैठ, लीना ने ठहाका लगाया। इतना कहते ही वह तगड़ा आदमी टेबल तक आ गया। उसने उन्हें घूरा और कहा, लीना, तेरा एक्स बॉयफ्रेंड कौन है? लीना ने सनी की ओर इशारा किया और कहा, भाई बोअर, ये वही है। तुम सनी है? भाई बोअर नाम का आदमी सनी के पास आया। ऐसे भयानक शख्स का सामना करने पर डरना नामुमकिन था। सनी के होंठ कांप रहे थे। उसने कहा, तुम कौन है? क्या चाहता है? मेरा नाम भाई बोअर है। तुमने मुझे पिछले बार फोन पर गाली नहीं दी थी। तगड़े आदमी ने ठहाका लगाया। ये सुनकर सनी का चेहरा बदल गया। उसने कुछ गुस्से में कहा, क्या तुम वही था जिसने पिछले बार लीना के साथ? हाँ, वही मैं था। भाई बोअर ने ठहाका लगाया। ये कहकर भाई बोअर ने अपना विशाल हाथ उठाया और सनी के कंधे पर थपथपाया। उसने ठहाका लगाते हुए कहा, तुमने कहा था ना कि तुम मुझे मार डालेगा, लेकिन मैं अब तेरे सामने हूँ। अब तुम डर क्यों रहा है? सनी का चेहरा राख की तरह हो गया और उसका दिल कड़वाहट से भर गया। वह इस तगड़े आदमी का मुकाबला कैसे कर सकता था? भाई बोअर को देख और फिर तुझे देख। तुम तो बिल्कुल बेकार है। लीना का पतला शरीर भाई बोअर के शरीर से सट गया और उसने मीठी आवाज में कहा। सनी ने दांत पीस लिए, लेकिन वह कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर सका। ये दृश्य देखकर शिवम का चेहरा बहुत खराब हो गया। ये ठीक वैसा ही था जैसा उसने पहले अनुभव किया था। भाई बोअर, इसके साथ बकवास मत करो। इसने मुझे गाली दी और उस छिनाल का बचाव भी किया। लीना ने गुस्से में कहा। भाई बोअर हंसा। बेब, तुम क्या करना चाहती है? लीना ने दांत पीसते हुए कहा, मैं चाहती हूँ कि ये मेरे जूतों की सोल चाटे। और उस छिनाल का, भाई बोअर, तुम जो चाहे कर। ये सुनकर भाई बोअर जोर से हंसा। उसने नित्या को घूरा और दुष्ट मुस्कान के साथ कहा, ये लड़की तो काफी अच्छी दिखती है, लेकिन पता नहीं ये मुझे झेल पाएगी। नित्या की आंखों में डर की झलक थी, लेकिन उसने फिर भी हिम्मत जुटाकर चिल्लाया, तुम क्या करना चाहता है? मैं पुलिस को कॉल करूंगी। भाई बोअर एक पल के लिए ठिठका, फिर जोर से हंस पड़ा। लड़की, तेरा जज्बा तो कमाल है। चल, पुलिस को कॉल कर। देखते हैं तुम तेज है या मैं। भाई बोअर ने दुष्ट हंसी के साथ कहा। जो करना है मुझसे कर। सनी ने जैसे सब कुछ दांव पर लगा दिया हो, उसने अपनी मुट्ठी उठाई और भाई बोअर के शरीर पर दे मारी। लेकिन उसकी कमजोर ताकत से भाई बोअर के शरीर पर मुक्का मारना लगभग खुजली करने जैसा था। भाई बोअर ने उसकी ओर देखा और ठहाका लगाते हुए कहा, तुमने खाना नहीं खाया? सनी का चेहरा और खराब हो गया। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, अगर तुझमें दम है तो मुझे मार डाल। भाई बोअर ने आंखें सिकुड़ी और दुष्ट हंसी के साथ कहा, ठीक है, तो मैं तुझे संतुष्ट करता हूँ। शिवम का चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था। उसने जुनैद की ओर देखा और कहा, मुझे ये नीच जोड़ा बिल्कुल पसंद नहीं। जुनैद ने सिर हिलाया। उसने अपनी मुट्ठी रगड़ी और कहा, मिस्टर शिवम, समझ गया। जुनैद की रफ्तार गजब की थी। जैसे ही भाई बोअर का मुक्का सनी के शरीर पर पड़ने वाला था, जुनैद ने हल्के से उसे धकेल दिया और पलक झपकते ही भाई बोअर का मुक्का 5 सेंटीमीटर बगल में चला गया। उसका विशाल मुक्का सनी के चेहरे के पास से गुजरा। सनी के चेहरे का पसीना मुक्के की हवा से बगल में उड़ गया। भाई बोअर ने हल्का सा माथा सिकोड़ा। उसने जुनैद की ओर देखा और भौहें चढ़ाते हुए बोला, क्या तुम मरने का इरादा रखता है? जुनैद ने अपनी मुठियां मली और हंसते हुए बोला, मिस्टर शिवम ने कहा कि उन्हें तुम बिल्कुल पसंद नहीं। भाई बोअर ठिठक गया, फिर जोर से हंसा और बोला, पसंद नहीं? मुझे क्यों चाहिए कि वो मुझे पसंद करे? अगर तुम मरना चाहता है तो जल्दी मत कर। इस लड़के को निपटाने के बाद तेरा नंबर आएगा। जुनैद फिर से हंसा। उसने भाई बोअर को ऊपर से नीचे तक देखा और बेपरवाही से बोला, अब से तेरा मुकाबला मुझसे है। ये कहकर जुनैद ने सनी को अपने पीछे धकेल दिया। इससे सनी का चेहरा और भी उदास हो गया। उसने जल्दी से शिवम की ओर देखा और सिर हिलाते हुए कहा, मिस्टर शिवम, ये सब मेरी वजह से शुरू हुआ। आप अपने दोस्त को मेरी वजह से चोट नहीं लगने दे सकते। चिंता मत कर, शिवम ने मुस्कुराते हुए कहा। जुनैद का उसे निपटाना चींटी को कुचलने जैसा है, शिवम ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा।
सनी को शिवम की बातों पर कैसे यकीन होता। भाई बोआ लगभग 2 मीटर लंबा था और उसका शरीर एक छोटे पहाड़ जैसा था। वहीं सनी बेहद पतला और कमजोर दिखता था, जैसे हवा का एक झोंका भी उसे उड़ा दे। दोनों के शरीर के आकार में बहुत बड़ा अंतर था। सनी और भी बेचैन हो गया। उसने गुहार लगाई, मिस्टर शिवम, आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं, सनी, किसी और को अपनी वजह से मुसीबत में नहीं पड़ने दे सकता। ये कहकर सनी ने चिल्लाया, भाई बोआ, ये सब मेरी वजह से शुरू हुआ। अगर हिम्मत है तो मुझ पर आ। भाई बोआ ने अपनी नाक खुजलाते हुए हंसा और बोला, क्या तुम सब इतनी जल्दी मरना चाहते हो? लेकिन अफसोस, अब मैंने अपना इरादा बदल लिया। उसने जुनैद की ओर देखा और ठंडे लहजे में बोला, इस लड़के ने मेरी बेइज्जती की। मैंने फैसला किया है कि पहले इसके हड्डियां तोड़ूंगा। साले, भाई बोआ, अगर हिम्मत है तो मुझ पर आ, कमीने। सनी ने सीधे गाली दी। भाई बोआ का चेहरा और सख्त हो गया। उसका सब्र भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था। ठीक है, तो पहले तुझे कुचल देता हूँ। भाई बोआ ने सनी को ठंडी नजरों से देखा। अगले ही पल उसने अपना मुक्का लहराया और सनी की ओर बढ़ाया। सनी ने अपनी आंखें बंद कर लीं। इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं था, जैसे वो इंतजार कर रहा हो। लेकिन कई सेकंड बीतने के बाद भी भाई बोआ का मुक्का उसके शरीर पर नहीं पड़ा। सनी ने हल्का सा माथा सिकोड़ा। उसने शक के साथ आंखें खोली और देखा कि भाई बोआ का मुक्का जुनैद के हाथ में कसकर जकड़ा हुआ था। मैंने कहा, तेरा मुकाबला मुझसे है। क्या तुझे इंसानी भाषा समझ नहीं आती? जुनैद ने ठंडे लहजे में कहा। भाई बोआ ने पूरी ताकत से छटपटाया, लेकिन उसे लगा कि वो छूट नहीं सकता। इससे भाई बोआ हैरान भी हुआ और गुस्से में भी। उसने दहाड़ते हुए कहा, तुम मरने की चाहत रखता है? ये कहकर उसने अपनी दूसरी मुट्ठी बंद की और जुनैद की ओर जोर से मारी। लेकिन अफसोस, इस मौके को भी जुनैद ने आसानी से पकड़ लिया। बस इतना ही दम है तुझमें? जुनैद का लहजा कुछ मजाक उड़ाने वाला था। आसपास के लोग भी हैरान रह गए। ये पतला दुबला सा आदमी इतनी ताकत रखता था। उसने भाई बोआ के मुंह को इतनी आसानी से पकड़ लिया। जुनैद, अब खेलना बंद कर, इस वक्त शिवम ने माथा सिकोड़ते हुए चिल्लाया। जी, मिस्टर शिवम। जुनैद ने सिर हिलाया। जैसे ही उसने बात खत्म की, उसका शरीर हवा में उछला और उसने भाई बोआ के सिर पर एक लात मारी। लात पड़ते ही जुनैद पलटा और चल दिया। भाई बोआ का विशाल शरीर 1 सेकंड से भी कम समय तक स्थिर रहा, फिर उसका पूरा शरीर एक छोटे पहाड़ की तरह ढह गया। जोर की आवाज ने भीड़ का ध्यान खींच लिया। अंडरग्राउंड बॉक्सिंग रिंग के बॉडीगार्ड जल्दी से वहां दौड़े आए। उन्होंने भाई बोआ को जमीन पर बेहोश पड़ा देखा। सनी ने कठिनाई से निगला। उसने जुनैद को हक्का बक्का देखा, उसके चेहरे पर अविश्वास लिखा था। जुनैद, वो इतना जबरदस्त फाइटर था। उसने एक ही लात में भाई बोआ को बेहोश कर दिया। बाकी लोग शायद जुनैद की लात का मतलब नहीं समझ सके, लेकिन शिवम को सब कुछ साफ पता था। इस लात में उसने अपनी लगभग पूरी ताकत लगा दी थी। भाई बोआ अगर जाग भी गया तो उसका सिर शायद बुरी तरह चोटिल होगा। भाई बोआ, पास में खड़ी लेना जल्दी से भाई बोआ के पास दौड़ी और उसका शरीर जोर जोर से हिलाने लगी। लेकिन भाई बोआ बिल्कुल नहीं हिला, जैसे मर गया हो। मिस्टर शिवम, उस औरत का क्या करें? इस वक्त जुनैद शिवम के पास आया और पूछा। शिवम ने उसकी ओर देखा और बोला, सनी से पूछ। जुनैद ने तुरंत सनी की ओर देखा। सनी का मन मिला जुला था। उसे लेना से बहुत नफरत थी, लेकिन इस पल उसका दिल पिघल गया। छोड़ो, सनी ने सिर हिलाया। आखिरकार हम कभी प्यार में थे। रहने दो। इससे शिवम को एक आह निकली। सनी, अच्छे से सोच लो, अगर तुम उसे छोड़ भी दो तो वो शायद तुम्हारी आभारी नहीं होगी। शिवम ने उसे चेतावनी दी। सनी ने जबरदस्ती मुस्कुराया और बोला, मिस्टर शिवम, आपके दोस्त की मदद के लिए मैं बहुत आभारी हूँ, लेकिन इस मामले को यहीं छोड़ दो। शिवम ने और कुछ नहीं कहा। दयालु लोग अक्सर नर्म दिल के होते हैं और नर्म दिल वाले लोग धोखा खाते हैं। जाहिर है, सनी को ये बात समझ नहीं आई थी। चलो, सनी खड़ा हुआ और बोला। शिवम ने सिर हिलाया और जाने को तैयार हुआ, तभी लेना ने चिल्लाया, रुक जाओ। जैसा कि शिवम ने अनुमान लगाया था, लेना निश्चित रूप से सनी की आभारी नहीं थी। शिवम का चेहरा भावहीन था, जैसे सब कुछ उसकी उम्मीदों के मुताबिक था। देखा, नर्म दिल होने की सजा मिल गई। शिवम ने बेबसी से सिर हिलाया। लेना जल्दी से सनी के सामने दौड़ी, उसकी ओर उंगली दिखाते हुए गालियां दी, तुमने उसे पीट दिया और अब भागना चाहते हो? सपने में? सनी का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। उसने अपने गुस्से को दबाया और बोला, मैं तुमसे उलझना नहीं चाहता। बेहतर होगा कि तुम मुझसे दूर रहो। कौन तुझसे उलझना चाहता है? लेना ने अपनी बाहें क्रॉस की और हंसी। सुन लो, तुम लोगों ने भाई बोआ को पीटा, आज कोई यहाँ से नहीं जाएगा। लेना का लहजा घमंडी था। जैसा लेना ने कहा, 7-8 हटे कट्टे आदमी दूर से चले आए। और ये 7-8 हटे कट्टे आदमी इस अंडरग्राउंड बॉक्सिंग रिंग के फाइटर्स थे। हर एक की लड़ने की ताकत गजब की थी। सनी ने दांत पीसे। उसने लेना की ओर उंगली दिखाई और गालियां दी, तुम इतनी बेशर्म क्यों है?
गलती साफ तौर पर तुमने की और अब तुम मुझे परेशान कर रही है। बकवास बंद कर, लेना ने तंज कसा, तुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सनी ने अपने सामने खड़ी ठंडी औरत को देखा। एक पल के लिए वो हक्का बक्का रह गया। ये सीन वैसा ही था जब शिवम को उसके घर से निकाल दिया गया था। लेना, सनी ने गहरी सांस ली। उसने कुछ गिड़गिड़ाते हुए कहा, हमारे पुराने रिश्ते की खातिर क्या तुम मेरे दोस्तों को पहले जाने दे सकती हो? अपने दोस्तों को पहले जाने दून? लेना ने हंसी। ठीक है, तो मेरे सामने घुटने टेक और गिड़गिड़ा। शायद मैं दया दिखा दून और तेरे दोस्तों को जाने दून, लेना ने अपनी छोटी स्कर्ट से खेलते हुए मजे लेते हुए कहा। सनी हक्का बक्का रह गया। उसने लेना को घूरा, मन में उसे 2 जोरदार थप्पड़ मारने की इच्छा थी। लेकिन आखिर में सनी ने फिर भी जबरदस्ती मुस्कुराया। उसने धीरे से कहा, ठीक है, मैं मान जाता हूँ। ये कहकर सनी ने अपने घुटने मोड़े और जमीन पर घुटने टेकने वाला था। इस पल एक हाथ ने उसकी बांह पकड़ ली। ऊपर देखने पर उसने शिवम को उसे घूरते हुए देखा। उसने सिर हिलाया और बोला, कुछ समय पहले मैं भी तुम्हारी तरह था। मुझे लगा था कि इस तरह मैं दूसरों से माफी मांग सकता हूँ, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ऐसा नहीं है। तुम जितना कमजोर होगा उतना ही तुझे दबाया जाएगा। दूसरों की नज़र में तेरी गिड़गिड़ाहट तुझे सिर्फ हंसी का पात्र बनाएगी, शिवम ने उदास आवाज में कहा। सनी ने शिवम की ओर देखा और तुरंत मान गया। तुम कौन है, साले? तेरा इससे कोई लेना देना नहीं। मैं? लेना आक्रामक तरीके से आगे बढ़ी। थप्पड़। लेना अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि शिवम ने उसके मुंह पर एक थप्पड़ जड़ दिया। इस थप्पड़ ने लेना को 360 डिग्री घुमा दिया और वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। ये पहली बार था जब शिवम ने किसी औरत को मारा था। हालांकि उसने उसे मारा नहीं, फिर भी लेना का आधा चेहरा सूज गया। शोर मचाने वाली चीज, शिवम ने लेना से ठंडे लहजे में कहा। आसपास के बॉक्सर्स तुरंत शिवम की ओर बढ़े। उन्होंने शिवम को बीच में घेर लिया और ठंडे लहजे में बोले, लड़के, लगता है तुम सचमुच यहाँ से निकलना नहीं चाहता। जुनैद ने जल्दी से एक कदम आगे बढ़ाया और धीमी आवाज में पूछा, मिस्टर शिवम, मैं अभी इनका हिसाब कर दूं। यो, यहाँ कोई हंगामा करने की हिम्मत करता है? इस पल भीड़ से अचानक एक आवाज आई। मुड़कर देखा तो एक काली शर्ट वाला आदमी धीरे धीरे चला आ रहा था। ये आदमी लगभग 1.8 मीटर लंबा था। हालांकि वो काफी पतला दिखता था, लेकिन उसके कदम बेहद स्थिर थे। साफ पता चलता था कि वो एक मार्शल आर्टिस्ट था। उसके आने से तुरंत हलचल मच गई। भाई मंग, आप आ गए। फाइटर्स ने उसके लिए रास्ता बनाया और सम्मान से उसकी ओर देखा। भाई मंग नाम का आदमी सीधे जुनैद के पास गया और बेपरवाही से बोला, तुम तो गजब का फाइटर है ना? जुनैद ने अपनी आंखें सिकुड़ी और बोला, आखिरकार एक इनर स्ट्रेंथ मास्टर आया। लेकिन अफसोस, तुम बस 5वें स्टेज का इनर स्ट्रेंथ मास्टर है। वो तो कुछ भी नहीं। हाँ, तुझे इनर स्ट्रेंथ के बारे में पता है? भाई मंग हैरानी से बोला। जुनैद ने भाई मंग को नजरअंदाज किया। वो शिवम के कान के पास झुका और बोला, ये आदमी बस 5वें स्टेज का इनर स्ट्रेंथ मास्टर है। मैं इसे आसानी से निपटा सकता हूँ। शिवम ने सिर हिलाया और बोला, तो जल्दी कर, टाइम वेस्ट मत कर। जी, मिस्टर शिवम। जुनैद ने सिर हिलाया। इस पल लेना अचानक दौड़कर आए। वो भाई मंग के पास गई और गुस्से में बोली, भाई मंग, इन्होंने भाई बुआ को पीटा। आपको इन्हें सबक सिखाना होगा। भाई मंग ने लेना की ओर देखा और कुछ नाराजगी के साथ बोला, तुझे बस मुसीबत खड़ी करनी आती है। भाई बुआ का मेडिकल खर्चा तुम देगी। हालांकि लेना को ये बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं की कि मना कर दे, इसलिए उसने जल्दी से सिर हिलाया और बोली, समझ गई भाई मंग। ये कहकर लेना पीछे हट गई। फिर जुनैद तेजी से भाई मंग के पास गया। उसने अपनी मुट्ठी मली और बोला, चल शुरू हो जा। मिस्टर शिवम ने कहा कि वो ज्यादा देर रुकना नहीं चाहते। भाई मंग ने जुनैद की ओर देखा और हंसते हुए बोला, तुम एक बॉडीगार्ड है, मैं तुझसे लड़ना नहीं चाहता। ये कहकर भाई मंग सीधे शिवम के पास गया। उसने शिवम को ऊपर से नीचे देखा और बोला, ये सब तुमने करवाया है ना? तुमने ही अपने आदमी को भाई बुआ को चोट पहुंचाने का ऑर्डर दिया। शिवम ने भाई मंग को देखा और माथा सिकोड़ते हुए बोला, क्या बकवास कर रहा है? सीधा सीधा बोल। भाई मंग ने अपनी आंखें सिकुड़ी और हंसते हुए बोला, चूंकि तुमने ऑर्डर दिया तो जिम्मेदारी भी तुझे लेनी होगी। वैसे मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ। चल, रिंग में मिलते हैं। शिवम ठिठक गया। उसने अपना सिर खुजलाया और बोला, तुम मुझसे लड़ना चाहता है? भाई मंग ने अपनी भौहें उठाईं और बोला, क्या फिर से मजाक समझ रहा है? पास में खड़ी लेना ने भी जल्दी से चिल्लाया, हाँ, इसे मारो। ये वही है जिसने ऑर्डर दिया। भाई मंग ने बेपरवाही से हंसते हुए शिवम की ओर उंगली दिखाई। उसने कहा, मैं रिंग में तेरा इंतजार करूंगा। ये कहकर भाई मंग मुड़ा और रिंग की ओर चल दिया। जरूरत नहीं, इस वक्त शिवम ने बेपरवाही से कहा, ये बस कुछ मिनटों का मामला है। रिंग में जाने की जरूरत नहीं, बहुत झंझट है, शिवम ने कहा। 5वें स्टेज का इनर स्ट्रेंथ मार्शल आर्टिस्ट शिवम से लड़ने की काबिलियत ही नहीं रखता था।
लेकिन भाई मंग ने ये सुना तो उसे लगा कि शिवम ने हार मान ली। वो मुड़ा और मुस्कुराया, लगता है तुझे अपनी औकात पता है। ठीक है, जैसा तुम कहे। फिर भाई मंग तेजी से शिवम के पास गया। उसने अपनी मुट्ठी मली और हंसते हुए बोला, आज मैं धड़ाम। भाई मंग अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि शिवम ने अचानक अपना हाथ उठाया और भाई मंग के मुंह पर एक थप्पड़ जड़ दिया। भाई मंग को रिएक्ट करने का मौका भी नहीं मिला और उसका पूरा शरीर 10 मीटर से ज्यादा दूर उड़ गया। उसके चेहरे की आधी हड्डियां टूट गईं और वो जमीन पर गिरकर खड़ा नहीं हुआ। वेन्यू पूरी तरह शांत हो गया। कोई भी इस सीन पर यकीन नहीं कर पा रहा था। उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि हुआ क्या। ये बस इतना ही। सनी ने कठिनाई से निगला और शिवम को हैरानी से देखा। शिवम दूसरी ओर पूरी तरह शांत था, जैसे उसने कोई छोटी मोटी बात की हो। चलो, शिवम ने सनी और बाकियों की ओर देखा, फिर दरवाजे की ओर बढ़ गया। इस बार कोई भी शिवम को रोकने की हिम्मत नहीं कर सका और सब चुपचाप बगल में हट गए। भाई मंग इस अंडरग्राउंड बॉक्सिंग रिंग का नंबर 1 मार्शल आर्टिस्ट था। शिवम के सामने उसे लड़ने का मौका भी नहीं मिला, तो भला कौन उसे रोकने की हिम्मत करता। वे कुछ लोग अंडरग्राउंड बॉक्सिंग रिंग से बाहर निकल गए। उनके जाने के बाद सनी ने उत्साह से कहा, मिस्टर शिवम, मुझे नहीं पता था कि आप इतने जबरदस्त हैं। कितना अविश्वसनीय। शिवम मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। सीधे तौर पर कहें तो ये अंडरग्राउंड बॉक्सिंग रिंग सिर्फ मनोरंजन के लिए था। असली मार्शल आर्टिस्ट्स ऐसी जगह पर नहीं आते। ऐसी घटना के बाद किसी को भी खेलने का मूड नहीं था, तो वे सीधे तितर बितर हो गए। उसी रात शिवम जल्दी सो गया और अगले दिन जयपुर लौटने की योजना बनाई। इस वक्त सुनील अपने ऑफिस में बैठा था, उसका चेहरा गुस्से से लाल था। डैड, क्या हुआ? ऋषभ ने कुछ कंफ्यूजन के साथ पूछा। सुनील ने उसकी ओर देखा और थकान भरे लहजे में बोला, थककर परिवार की फाइनेंशियल चेन टूट गई। हाँ, ऋषभ हक्का बक्का रह गया। ये कैसे हो सकता है? सुनील ने दांत पीसे और ठंडे चेहरे के साथ बोला, ये सब शिवम की वजह से है। ये सब उसी का किया धरा है। इसके बाद सुनील ने ऋषभ को पूरी बात बताई। ऋषभ इसे सुनकर और भी गुस्से में आ गया। वो हमेशा से घमंडी और दबंग था, जो आम लोगों को चींटी की तरह समझता था। अब उसकी जिंदगी को एक चींटी ने बर्बाद कर दिया था। ऋषभ को गुस्सा क्यों ना आए? ये जरूर मोनिका का किया हुआ है, ऋषभ ने दांत पीसते हुए कहा। सुनील को ये बात अच्छे से पता थी। मोनिका की मदद के बिना कोई इतनी तेजी से तरक्की नहीं कर सकता। लेकिन थककर परिवार क्या कर सकता था? अगर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा तो मुझे सुलह के लिए कहना पड़ेगा। सुनील ने गहरी सांस ली और कुछ अनिच्छा से कहा, सुलह? साले, सुलह को भूल जा, ऋषभ ने गुस्से में कहा। अगर मेरी चले तो मैं मोनिका को बांधकर सबक सिखाऊंगा, वरना वो खुद को बहुत बड़ा समझती रहेगी, ऋषभ ने कुछ जहर के साथ कहा। ये सुनकर सुनील ने जल्दी से हाथ हिलाया और बोला, चुप कर ऋषभ, मैं तुझे चेतावनी देता हूँ, फिर कभी ऐसा मत बोलना, वरना ये हमारे परिवार के लिए आफत लाएगा। सुनील ने बेसब्री से कहा, लेकिन अफसोस ऋषभ ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था और कोई नहीं जानता था कि वो क्या सोच रहा था। डैड, अगर तुम शिवम और मोनिका के पास जाकर गिड़गिड़ाओगे तो क्या वो तुम्हें छोड़ देंगे? ऋषभ ने ठंडे लहजे में तंज कसा। सुनील ने आह भरी। उसने अपनी माथे रगड़ा और बोला, मुझे बस मिस्टर दास से इसे ठीक करने को कहना होगा। मिस्टर दास आखिरकार मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट का एक हाई रैंकिंग ऑफिसर था और उसका राठौर परिवार से दोस्ताना रिश्ता था। अगर मिस्टर दास आगे आए तो अभी भी सुधार की गुंजाइश थी। इस वक्त सुनील का बदला लेने का बिल्कुल मूड नहीं था। वो बस थककर परिवार को बचाने की सोच रहा था। पास में खड़ा ऋषभ ठंडे लहजे में हंसा और बिना कुछ कहे बाहर निकल गया। सुनील ने अपना फोन निकाला और मिस्टर दास का नंबर डायल किया। उसने फोन पर मिस्टर दास को पूरी बात बताई। मिस्टर दास इसे सुनकर चुप हो गए। मिस्टर दास को उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा थककर परिवार किसी मामूली शिवम की वजह से ऐसी हालत में आ जाएगा। आपको मेरी मदद करनी होगी, सुनील ने फोन पर गिड़गिड़ाया। मिस्टर दास ने आह भरी और बोले, ठीक है, मैं कल जयपुर जाऊंगा और तुम्हें और शिवम को खाने पर बुलाऊंगा। लेकिन सुनील, तुम्हें थोड़ा नर्म रवैया रखना होगा। समझ गया, चिंता मत करो, सुनील ने सहमति दी। दूसरी ओर ऋषभ अपने घर से निकलकर सीधे बार चला गया। ऋषभ, क्या हुआ? तुम उदास क्यों है? उसका चमचा हितेश ने चिंता से पूछा। ऋषभ ने कुछ नहीं कहा। उसने हितेश की ओर देखा और अचानक उसे एक खराब आइडिया आया। हितेश, तुम पैसा कमाना चाहता है? हमारे परिवार के साथ काम करना चाहता है? ऋषभ ने मुस्कुराते हुए पूछा। हितेश हक्का बक्का रह गया और जल्दी से सिर हिलाया। ऋषभ, मैं इसका सपना देखता हूँ, बस मुझे एक मौका चाहिए। ऋषभ ने हितेश के कंधे पर थपथपाया और बोला, अब तेरा मौका आ गया। अगर तुम मेरे लिए एक काम कर दे तो मैं तुझे थककर परिवार के साथ काम करने दूंगा। सच में ऋषभ, तुम्हारे लिए काम करना मेरे लिए सम्मान की बात है, हितेश ने जल्दी से कहा।
ऋषभ की आंखों में एक खतरनाक चमक थी। उसने हितेश की ओर देखा और ठंडे लहजे में बोला, मैं चाहता हूं कि तुम कुछ लोगों को इकट्ठा करे और मोनिका को किडनैप कर ले। ये सुनकर हितेश का चेहरा तुरंत बेहद खराब हो गया और वो अचानक कांपने लगा। ऋषभ, मजाक मत कर, मोनिका राठौर परिवार की पोती है, हितेश ने डरते हुए कहा। ऋषभ ने ठंडे चेहरे के साथ कहा, डर किस बात का? हम उसे चोट नहीं पहुंचाएंगे, बस उसे डराएंगे। कुछ भरोसेमंद लोग ढूंढो और उसे कुछ दिनों के लिए कैद करो, फिर छोड़ देना। क्या हो सकता है? वैसे भी मेरे और तेरे अलावा कोई नहीं जानता। हम इसे पूरी तरह गुप्त रख सकते हैं। दोस्तों, ये एपिसोड यहीं तक था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कृपया कमेंट में जरूर बताएं ताकि हमें प्रेरणा मिले और हम अगला एपिसोड जल्दी